हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। अब आप लोग आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जाम दे चुके हैं। आज आरबीआई असिस्टेंट मेंस खत्म हो गया है। अब आने वाले एग्जाम्स कौन से हैं? सबसे बड़े एग्जाम्स हमारे पास साल के 6 एग्जाम्स आते हैं। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। इन 6 एग्जाम्स के लिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इन 6 एग्जाम्स की मैंने कोविड के बाद साल 2022 से 2025 तक की सभी कट ऑफ्स ली हैं। प्री की कट ऑफ्स, मेंस की कट ऑफ्स, ओवरऑल सिलेक्शन कट ऑफ्स कितनी गई हैं, किस तरह से हमें पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अपने बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और ऐसे बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम, 10 से ज्यादा बैंकिंग एग्जाम्स में क्लियर कर चुका हूं। तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर पाऊँ। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट वे पढ़ाई करने का कौन सा है, मॉक टेस्ट आप लोगों को कब देने हैं, मेंस के लिए कब पढ़ना है, कौन से लेवल पे आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू करनी है। स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्लानर है 2026 के आने वाले एग्जाम्स का। 6 मेन एग्जाम्स हमारे टारगेट हैं इस वीडियो में। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे मैं बैंक एग्जाम से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूँ, लोगों को मेंटोर करता हूँ। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बैंक प्रेप विद विशवाइज आप सर्च करेंगे, आप लोगों को मेरा ग्रुप मिल जाएगा। उस पर विशवाइज का लोगो लगा होगा आइकन पे। इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा है तो। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, इन तीनों एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे पास प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में 3 सेक्शन आएंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मिनट 30 क्वेश्चन 30 नंबर 20 मिनट में करने होंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट में करने होंगे। क्वांट्स के 35 क्वेश्चन 35 नंबर और 20 मिनट में करने पड़ेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं और 60 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलेगा। ये पैटर्न हमारा आईबीपीएस पीओ प्री, आईबीपीएस क्लर्क प्री और एसबीआई क्लर्क प्री के लिए रहेगा। प्री एग्जाम्स की कट ऑफ अगर हम लोग देखें तो आईबीपीएस पीओ की हम लोग बात करें, सबसे पहले हम देख रहे हैं 30 35 35 करके हमारे नंबर है और 100 मार्क्स का हमारा टोटल एग्जाम था। इंग्लिश की कट ऑफ गई है 2025 में 9.25, 2024 में 10 नंबर, 2023 में 11.5 नंबर और 2022 में 9.10 नंबर। दैट मीन्स इंग्लिश में अगर मैं 12 से 15 नंबर तक भी ले आऊं तो मेरा इंग्लिश का एक सेफ स्कोर है। तो इंग्लिश का सेफ स्कोर मैंने यहाँ पे 12 से 15 मार्क्स मान लिया। अगर इंग्लिश में आईबीपीएस पीओ प्री में 12 से 15 नंबर तक लेकर आ रहा हूँ तो इट्स अ सेफ स्कोर फॉर मी। ओके। रीजनिंग का अगर मैं देखूं, रीजनिंग 35 नंबर की आ रही है। रीजनिंग की कट ऑफ 5.5 नंबर, 6.25 नंबर, 10 नंबर, 9.25 नंबर। बट रीजनिंग के अगर मैं सेफ स्कोर की बात करता हूँ तो रीजनिंग का सेफ स्कोर मेरे को अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 रखना पड़ेगा। रीजनिंग का सेफ स्कोर 20 to 25 रखना होगा। कैसे पहुंचेंगे उस स्कोर पे, वो जिम्मेदारी मेरी है। आप लोगों को इस तरह से प्रैक्टिस करवाना मेरा काम है कि आप लोग ये सेफ स्कोर्स अटेम्प्ट कर पाए। क्वांट्स की बात करें तो 35 नंबर की क्वांट थी हमारे पास। 4.25 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 9.25 नंबर, ये क्वांट्स की कट ऑफ गई है। दैट मीन्स क्वांट्स में भी 25 के आसपास हमें स्कोर करना होगा। 25 नहीं तो 20 तो करना ही करना होगा। तो हम आईबीपीएस पीओपी की बात करें तो रीजनिंग का हम लोगों ने टारगेट लिया 20 से 25 नंबर, इंग्लिश का टारगेट लिया 15 नंबर और क्वांट्स का टारगेट लिया 20 से 25 नंबर। टोटल अगर हम लोग 60 से 70 नंबर के बीच में लेकर आते हैं तो इट्स अ सेफ स्कोर। क्योंकि टोटल कट ऑफ देखिए यहाँ पे 50 नंबर के अंदर है, ये 50 नंबर के अंदर है, यहाँ 55 के अंडर है और यहाँ 50 के अंडर है। तो अगर मैं 60 से 70 के बीच का स्कोर लेकर चलता हूँ किसी तरह, 60 से 65 के बीच का स्कोर लेकर चलता हूँ तो मेरे पास प्री के लिए एक सेफ स्कोर है। ये चीज आप लोगों को अब तक क्लियर होनी चाहिए। बट जब मैं आईबीपीएस क्लर्क की बात करता हूँ, एसबीआई क्लर्क की बात करता हूँ, इनकी कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है। मैंने यहाँ पे दिल्ली के लिए कट ऑफ ली है। सेक्शनल कट ऑफ भी होती है इसमें, बट यहाँ मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं करूंगा क्योंकि जो टोटल की कट ऑफ है ना 100 में से, यहाँ 84 गई है, 80.75 गई है, 78.25 गई है, 84.50 गई है। तो जब इतनी इतनी कट ऑफ जा रही है तो आपके पास सेक्शनल कट ऑफ तो बाय डिफॉल्ट आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी चाहे कितनी भी जाए। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि किसी में सेक्शनल कट ऑफ 10 नंबर है, किसी में 15 नंबर है, तो वो मैटर नहीं करता क्योंकि आपको हर सेक्शन में स्कोर करना है। टोटल यहाँ पे आप सिर्फ 16 नंबर ही गवा सकते हो टोटल 100 में से, और 100 में से 16 नंबर गवाओगे तो 10 नंबर तो आपके इंग्लिश में ही चले जाएंगे या 5 नंबर तो इंग्लिश में ही चले जाएंगे। तो आप अगर 25-25 नंबर भी तीनों सेक्शन में लेकर आते हो, 25-30-30, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि मैथ्स और रीजनिंग में आपके 30-30 नंबर आए और इंग्लिश में 25 नंबर आए। तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे क्लरिकल लेवल के एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ मत सोचना।
सेक्शनल कट ऑफ होती है, बट आपको सेक्शन नहीं, आपको टोटल क्लियर करने के लिए तीनों सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है। एसबीआई क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, बट फिर भी इतनी कट ऑफ जा रही है कि आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर करना ही करना पड़ेगा हर सेक्शन में, तभी आप लोग टोटल की कट ऑफ निकाल पाओगे। 78.25 गई थी पिछली बार दिल्ली की यूआर की कट ऑफ, एसबीआई क्लर्क की 78.25, 67, 57.25 और 76। तो ना तो हमें ट्रेंड में ये दिख रहा है कि कट ऑफ्स कम हो रही है, ना ही हमें ट्रेंड में ये दिख रहा है कि कट ऑफ्स बढ़ रही है पिछले 4 साल में। 2022 से पहले का कुछ इसलिए नहीं लिया क्योंकि 20 में 21 में कोविड था, तो उस समय सिनेरियोज बिल्कुल ही ज्यादा अलग थे। प्री एग्जाम एसबीआई पीओ की बात करें तो आप देखिए कि पीओ में इंग्लिश में यहाँ पे फर्क आ गया कि इंग्लिश अब हमारे पास 40 क्वेश्चन हो गए 40 नंबर के। अभी तक आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में इंग्लिश 30 नंबर की थी, वहां पर रीजनिंग और क्वांट 35-35 नंबर की थी। तो ये मान लीजिए कि वो 5-5 नंबर हमारे इंग्लिश के पास चले गए, रीजनिंग क्वांट 30-30 नंबर और 30-30 क्वेश्चन की हो गई है। टाइम वही रहेगा, बट इसमें खास बात क्या है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। एसबीआई पीओ में देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ है 66.75, 61.75, 59.25 और 59.50। हम लोगों को जब इसमें अपना टारगेट अचीव करना है, हम लोगों को एक कट ऑफ लेकर आनी है 66 की कट ऑफ, मतलब हमें 70 मिनिमम स्कोर करना होगा ताकि हम एक सेफ साइड में रहे। 70 स्कोर करने का क्या तरीका रहेगा हम लोगों के पास? रीजनिंग हमारे पास 30 नंबर की है, रीजनिंग में हमें 25 नंबर लेकर आना पड़ेगा। फिर हमारे पास क्वांट्स हमारे पास 30 नंबर की, क्वांट्स में से भी हमें 20 से 25 स्कोर करना पड़ेगा। इंग्लिश हमारे पास 40 नंबर की है, तो इंग्लिश में भी हमें 20 से 25 स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग 70 नंबर तक स्कोर कर पाएंगे। अगर क्वांट्स हमारे 20 नंबर रह गए तो इंग्लिश हमें 25 स्कोर करना पड़ेगा, इंग्लिश अगर 20 रह गए तो क्वांट्स हमें एनी हाउ 25 स्कोर करना पड़ेगा। तो बेटर है हम दोनों सब्जेक्ट्स में 25-25 मार्क्स का अपना टारगेट लेकर चलें, कि टोटल हम अगर 75 स्कोर करते हैं, 5 नंबर कम भी हो जाते हैं, 70 भी अगर आ जाते हैं, तो इस तरह के एग्जाम्स पे हमारे को कट ऑफ से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, हमारा प्री क्लियर हो जाए। मेंस एग्जाम जो होता है, मेंस प्राइमरली आपका जनरल अवेयरनेस पर बेस्ड होता है, उसी के थ्रू मेंस की आप ओवरऑल कट ऑफ निकाल पाओगे। अभी समझते हैं कैसे। अब एक बार आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का भी हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की बात करें तो रीजनिंग और क्वांट सिर्फ दो सेक्शन होते हैं प्री एग्जाम में। इंग्लिश का सेक्शन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और क्वांट्स आएगा, आरआरबी क्लर्क में भी, आरआरबी पीओ में भी। अगर हम लोग इसको देखें कि हमारे 40 क्वेश्चन थे 40 नंबर के, और क्वांट्स में भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के थे, बट जो टाइम था रीजनिंग 25 मिनट था और क्वांट्स 20 मिनट था। तो अब हमारे पास पेपर 80 नंबर का हो गया और टाइम हमें 45 मिनट का मिला है। सेम हमारे पास स्ट्रक्चर आरआरबी क्लर्क में भी है। जो कट ऑफ गई थी 2025 की कट ऑफ, रीजनिंग की जो कट ऑफ गई है देखिए 10.25 नंबर गई है, क्वांट्स की 8.5 नंबर गई है आरआरबी पीओ में, 24 में 9.5 और 7.25 गई है, 23 में 10.5 और 9 नंबर गई है, और 22 में 11 और 8.25 नंबर गई है। तो आपको जब 40-40 नंबर में से इतना स्कोर लेकर आना, तो आप ये भी देखिए ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई है। यहाँ 58 गई है, 51 गई है, 53.75 गई है, 62.75 गई है। दैट मीन्स आपको दोनों ही सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है। सबसे अच्छा स्कोर अगर रीजनिंग में आप 35 तक स्कोर कर पा रहे हो, तो क्वांट्स में आपको 30 स्कोर करना ही करना है, क्योंकि आपके पास रीजनिंग में 5 मिनट ज्यादा मिल रहे हैं, तो रीजनिंग में आपसे ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्टेड है। क्वांट्स में आपको 20 तक तो स्कोर करना पड़ेगा। लेवल हम जब बात करते हैं तो एसबीआई पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ प्री, आरआरबी पीओ प्री, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क प्री, आरआरबी क्लर्क प्री, आरआरबी पीओ, सॉरी, आरआरबी क्लर्क मेंस, इन सारे एग्जाम की आप तैयारी एक साथ ही करोगे। आपको लेवल में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। एक क्वेश्चन एक लेवल डाउन हुआ तो एक एग्जाम को हो जाएगा, एक लेवल अप हुआ तो दूसरे एग्जाम को हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन सेम लेवल के होते हैं, बट वो हर एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे, हर एक टॉपिक को एग्जॉस्टिवली प्रैक्टिस करेंगे, हर टॉपिक पे 100-100, 200-200 सवाल करेंगे, तो उस समय हम ये सिलेक्ट नहीं करेंगे कौन सा किस लेवल का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमें सॉल्व करना है। लेवल की बात हम लोग करेंगे आरआरबी पीओ मेंस पर, एसबीआई पीओ मेंस पर, आईबीपीएस पीओ मेंस पे, इवन आरआरबी पीओ मेंस के भी जो लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस का पार्ट में वो रहेंगे। उसमें कुछ आपको अलग से एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। वो एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस आपकी सिर्फ आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस, इन दो एग्जाम्स के लिए रहेगी। बाकी के लिए सब नॉर्मल प्रैक्टिस के थ्रू होएगा।
सिमिलरली हम जब आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं 80 नंबर में से हमारी कट ऑफ 71.75, 69.75, 74.25, 76.50। बट ये जो कट ऑफ मैंने बताई हैं आरआरबी के केस में, मैंने आपको यूपी की कट ऑफ बताई है क्योंकि मैंने खुद यूपी से पेपर दिए थे जब क्लियर किए थे, तो इसलिए मैंने यूपी की ही कट ऑफ को यहाँ पर प्रेफर किया है। अब आप देखिए आपके पास आरआरबी क्लर्क के केस में 72 नंबर कट ऑफ जा रही है, 70 नंबर कट ऑफ जा रही है, यहाँ तो 75 तक कट ऑफ चली गई, 77 तक कट ऑफ जा रही है 2022 में। तो आपके पास मार्क्स खोने का ऑप्शन नहीं है। और ट्रस्ट मी आरआरबी क्लर्क प्री इतना सिंपल आता है कि रीजनिंग आप 40 में से 40 करोगे, क्वांट्स आप 40 में से 40 करोगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपके सारे एग्जाम सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे। इसी 2026 के अटेम्प्ट में आप ये सारे एग्जाम्स दे लोगे और अपने क्लियर भी कर लोगे। मेंस एग्जाम की बात करें, अब मेंस में हमारे पास आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम के लिए हम बोलेंगे कि इसके लिए अलग से एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, वो हम टाइम आने पर शुरू करेंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हमारे पास इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, क्वांट्स 4 सेक्शन रहेंगे। इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जिसमें इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर्स, ये सब कुछ मेरे करंट अफेयर्स में और मेरी बाकी यूट्यूब प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश लैंग्वेज की हम लोग जब बात करें, चारों सेक्शंस की इनफैक्ट आप बात करें कि चारों सेक्शन दो सब सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों में कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीए हो, चाहे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हो। 40 नंबर की इंग्लिश आएगी, 40 मिनट में करनी है। 60 नंबर की रीजनिंग आएगी, 50 मिनट में करनी है। 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी, 25 मिनट में करनी है। 50 नंबर की डीआई आएगी और इसको आपको 45 मिनट में करना है। टोटल 200 नंबर का पेपर आएगा, वो आपको 160 मिनट में करना है। इस 200 को अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो पेपर तो आप साथ में ही दोगे, बट उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर चेक होगा। डिस्क्रिप्टिव में एक ऐसे आएगा, एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, लेटर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट ऑन एन एवरेज एक ऐसे और एक कॉम्प्रिहेंशन या फिर एक ऐसे और एक लेटर का ऑप्शन रहता है हमारे पास। 2 क्वेश्चन करने होंगे, 25 नंबर का आएगा। कट ऑफ इसकी 10 नंबर जाती है और 15 से 18 नंबर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मेरे थ्रू डिस्क्रिप्टिव पेपर प्रिपेयर करोगे, तो 15 से 18 नंबर इस 25 में से आपके आएंगे ही आएंगे मिनिमम। अगर आप 18 नंबर भी इसमें ले आते हो तो आपको मेंस की कट ऑफ के बाद फाइनल सिलेक्शन लेना बहुत आसान पड़ता है। उसको अभी हम लोग देखेंगे मेंस की कट ऑफ के साथ में किस तरह से करना है। मेंस के लिए हम लोग फिलहाल के लिए आईबीपीएस को ही लेकर चलते हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस को ही। ठीक है, जहां आप डिटेल में बात कर रहे हैं। जैसे आप देखिए इंग्लिश 40 नंबर की थी, रीजनिंग 60 नंबर की, डीआई कौन वाला सेक्शन 50 नंबर का, जीए 50 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव 25 नंबर का, टोटल पेपर हमारा 225 का। अगर मैं कट ऑफ देखूं तो इंग्लिश की कट ऑफ सबसे ज्यादा जा रही है, 15.5 तक गई है पिछले 4 सालों में। 15.5 तक इंग्लिश की कट ऑफ जाने का मतलब है कि जो मैंने आपको 3 सेक्शन बोले हैं, रीजनिंग प्लस पैरा जंबल्स प्लस क्लोज टेस्ट, इसके अलावा जो भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं इंग्लिश में वो, बट ये तीनों सेक्शन अगर आप अच्छे से कर लो तो आपके 15 से 20 के बीच में नंबर आने आसान हो जाएंगे। 15 से 20 में से भी अगर आप यहाँ पे 15 नंबर लेकर चलो, क्योंकि 15 के ऊपर कट ऑफ एक ही बार गई है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि पिछली बार जैसा पेपर आएगा तो उसमें 15 नंबर अगर आपके इंग्लिश में आ जाते हैं तो ये आपका काफी सेफ स्कोर है। रीजनिंग में भी आप देखिए कट ऑफ ठीक ठीक जा रही है, 7 नंबर, पिछली बार 8.5 नंबर गई है। रीजनिंग में हम लोगों ने बात करी कि अगर यहाँ पे हम लोग 20 तक नंबर ले आते हैं 60 में से तो रीजनिंग हमारा काफी अच्छा है, अगर 20 तक हमने नंबर ले आए। क्योंकि आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं करनी, आपको ये टोटल कट ऑफ क्लियर करनी है। कोशिश ये करनी है कि बिना डिस्क्रिप्टिव के आप ये टोटल कट ऑफ क्लियर करें, क्योंकि अगर बिना डिस्क्रिप्टिव के आप ये टोटल कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो सिलेक्शन के लिए आपको इससे करीब करीब 10 से 15 नंबर ज्यादा चाहिए। इससे 10 से 15 नंबर ज्यादा आप लेकर आओगे तब सिलेक्शन होगा, तो वो एक्स्ट्रा नंबर 25 में से 15 नंबर की हमने डिस्क्रिप्टिव में बात करी ही करी है। तो बिना डिस्क्रिप्टिव के हम अगर ये कट ऑफ तक पहुंच जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्वांट्स के अंदर आप देखिए 6 नंबर कट ऑफ गई है, 2.25 नंबर कट ऑफ गई है, 7.25 नंबर कट ऑफ गई है। क्वांट्स टफ आता है बट डुएबल होता है। एक सेट डीआई का अगर आपने कर लिया, नंबर सीरीज आपने ढंग से कर ली, अरिथमेटिक डीआई आपने ढंग से कर ली, तो क्वांट्स आपकी टिप्स पर हो जाएगा। क्वांट ज्यादा टफ नहीं है, क्वांट्स में आपको सिर्फ इतना करना होता है कि आपके 10 से 12 नंबर तक आप स्कोर कर पाए। मैंने 2019 वाले नहीं 2018 वाले पेपर में मेरे क्वांट्स में 21 नंबर आए थे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाले सेक्शन में मैंने 21 नंबर लेकर आए थे और मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था। आप लोगों को तो मैं फिर भी बोलूंगा आप लोग मेंस के लिए मॉक टेस्ट देना। मेरे 21 नंबर थे, तो आप लोगों से मैं 10 से 12 नंबर की ही उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं 10 से 12 नंबर तक, तो आप
सिलेक्शन के ही पास पहुंचेंगे। यहाँ तक आप देखिए, अगर 15 नंबर आप इंग्लिश में ले आते हैं, 20 नंबर तक आप रीजनिंग में ले आते हैं और 10 नंबर तक आप यहाँ ले आते हैं, तो आपके 45 नंबर ऑलरेडी हो गए। आपको सिर्फ जीए के 50 में से 35 नंबर लेकर आने हैं। जीए के 50 में से 35 नंबर लेकर आने, आप 80 तक पहुंच जाओगे। 80 तक अगर आप बिना डिस्क्रिप्टिव के पहुंच जाते हो, ये कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, तो डिस्क्रिप्टिव में 15 नंबर तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ, 95 भी अगर आपके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक एवरेज इंटरव्यू पे। इंटरव्यू की तैयारी पूरी मैं करवाऊंगा, यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम ऑडियो वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू आप लोगों को मैं करवाऊंगा, जनरल अवेयरनेस आप लोगों को मैं करवाऊंगा, इंग्लिश में पैराजंबल्स की सीरीज मैं शुरू करूंगा, क्वांट्स और रीजनिंग का बेसिक आपका मैं बनवाऊंगा, एडवांस आपको खुद से करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए आप 3-4 मॉक टेस्ट देंगे तो उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वांट्स के लिए आपको किस सेक्शन में जाना है। बट अभी से क्या हमें मॉक टेस्ट की जरूरत है? नहीं। पहले अपने फंडामेंटल्स डे बाय डे स्टडी प्लान के थ्रू आप लोग बिल्ड करिए, उसके बाद आगे मॉक टेस्ट का सोचिए। आईबीपीएस क्लर्क देखते हैं। अब आईबीपीएस क्लर्क की हम लोग जब बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप देखें तो 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के 35 मिनट में आप लोगों को करने होंगे। यहाँ पे अगर आप 20 नंबर भी टारगेट लेकर चलते हो तो काफी अच्छा टारगेट आपका हो जाता है। रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, 20 क्वेश्चन 1-1 नंबर का आएगा, 60 नंबर के आएंगे, 35 मिनट का टाइम मिलेगा, टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे 60 नंबर के लिए आप लोगों को। इस 60 में से अगर आप 30 से 35 भी स्कोर कर लेते हो तो इट्स अ गुड स्पेस। फिर बात आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के आपके 50 नंबर के आएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर में 20 मिनट का टाइम मिलेगा। 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, 30 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। दिस इज द प्लेस जहां पे आपको सबसे ज्यादा लेकर आना है। आपको 35 से 40 का टारगेट रखना है यहाँ पे। मतलब ये वो है जो मेरे थ्रू अगर आप जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस करते हो तो आपके मार्क्स आने श्योर शॉट हैं। 35 से 40 नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट ऑफ 50 मैं लेता हूं आप लोगों के लिए, कि ये मेरे करंट अफेयर्स के थ्रू, मेरी पढ़ाई हुई बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके के थ्रू, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, अगर उस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो इतने नंबर आने पक्के हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम लोग बात करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 2-2 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे भी 30 नंबर तक स्कोर करना आपके लिए काफी ईजी है। अब यहाँ पे अगर आप अपना टोटल देखोगे जितना हम लोगों ने लिया है मिनिमम मार्क्स को लेकर, 30 नंबर जैसे 35 नंबर, 35 तो आप यहाँ पे ले आओगे, इट इज बिलीव्ड 35 आप जीए में ले आओगे, टोटल 70 नंबर हो गए। 30 नंबर यहाँ हो गए आपके, 100 नंबर हो गए, और 20 नंबर ये हो गए, टोटल 120 नंबर हो गए। तो आईबीपीएस क्लर्क में अगर आप 120 नंबर लेकर आ रहे हो आउट ऑफ 200 इन 120 मिनट्स, तो देखते हैं कि क्या हम लोग कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। देखते हैं। अब एसबीआई पीओ मेंस के हम लोग पैटर्न की बात करते हैं। पीओ मेंस में आके यहाँ पे चीजें बदल जाती हैं। एसबीआई पीओ मेंस बैंकिंग का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, बट बहुत बड़ा बट है, इसे भी क्लियर करना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्लियर करने के लिए अगेन पहली चीज, जो आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस वाला सेक्शन है, 60 नंबर का सेक्शन है, यहाँ पे अगर आप 40 मार्क्स ले आते हो तो आप समझिए आपने आधा पेपर तो क्लियर कर लिया सिर्फ इसी एक सेक्शन से। अब बाकी सेक्शन में तो आपको सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। उसमें भी इंग्लिश के अंदर अगर आप 15 नंबर ले आओ, जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलूंगा, या जिस तरह से मैं आपको इंग्लिश में जितनी भी हेल्प करूंगा, जैसे मैं आप लोगों को पैराजंबल्स करना सिखाऊंगा, पैराजंबल्स की आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप लोग पैराजंबल्स की प्रैक्टिस करते करते 6 में से 6 नंबर या 5 में से 5 नंबर पैराजंबल्स के लेकर आना सीख जाओगे। पैराजंबल्स लेकर आओगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से लेकर आओगे, क्लोज टेस्ट में लेकर आओगे, आपके इंग्लिश के 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। इंग्लिश के 15 नंबर आपको लेकर आने, जीए में 40 में से 40 नंबर लेकर आने, टोटल आपके 55 नंबर यहीं पर आ गए। उसके बाद रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांट एंड सॉरी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर लिया और 5-5 7-7 नंबर भी अगर आपके आ जाते हैं तो आपके 70 से 72 नंबर तक हो जाएंगे। उसके बाद ये 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आएगा। डिस्क्रिप्टिव के अंदर दो में से एक ईमेल लिखने के लिए आएगा, सिचुएशनल एनालिसिस राइटिंग आएगी, रिपोर्ट राइटिंग या प्रेसी राइटिंग आएगी। इस 50 में से भी हम लोग 30 नंबर तक आराम से लेकर आएंगे। इस 50 में से भी हमें 30 नंबर लेकर आना है। 30 नहीं भी आए, अगर 25 नंबर भी आप लोगों के आ जाते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा सेफ स्कोर हो जाता है। अब इस चीज को आप समझ के रखिएगा, हमने कितने नंबर की बात करी है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे इंग्लिश के 15 मैंने आपको यहाँ बोले हैं, जीए के 40 नंबर मैंने आपको यहाँ बोले हैं, डिस्क्रिप्टिव के 25 नंबर मैंने आपको यहाँ बोले हैं। ये नंबर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा उस तरह से आप पढ़िए, ये नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। बाकी रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, जिस तरह से मैं आपको बोलूंगा प्रैक्टिस करते चलिए, इसमें सेक्शनल कट ऑफ से भी ज्यादा मार्क्स आप लेकर आएंगे। बट क्योंकि बहुत ज्यादा टफ हो जाता है तो इसलिए मैं उसमें आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 40
और 50 नंबर लेकर आओ। वहां पे मार्क्स स्कोर करो, वहां पे मेहनत स्कोर करो, जहां पे आपकी मेहनत में नंबर ज्यादा मिलना पक्का हो जाए। तो वो सेक्शन हमेशा जीए होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है। यहाँ पे 25 नंबर इसके डिस्क्रिप्टिव के और जीए के 40 नंबर, आपके 65 नंबर हो गए, और 15 नंबर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप ले आते हो, आपके 80 नंबर हो गए। 80 नंबर अपने आप में एक एट पार स्कोर है एसबीआई पीओ का, 250 में से 250 नंबर का टोटल पेपर होगा ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव का है, ये डिस्क्रिप्टिव का है, टोटल 250 नंबर का पेपर होगा। 80 नंबर अगर आप यहाँ पर ले आते हो, उसके बाद सिर्फ रीजनिंग और डीआई आपका बचा होगा। एसबीआई क्लर्क के मेंस की हम लोग अगर बात करें, तो एसबीआई क्लर्क के अंदर क्या हो रहा है, आप देखिए कि इंग्लिश 40 नंबर की 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और क्वांट्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टाइमिंग आपको ये दिया हुआ है, इंग्लिश के लिए 35 मिनट, रीजनिंग के लिए 45 मिनट, जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट, और क्वांट्स के लिए 45 मिनट। टोटल 190 क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर के, 160 मिनट का टाइम मिलेगा। अगेन इसकी कट ऑफ पे पहुंचने के लिए हमें क्वांट्स के अंदर 25 मार्क्स एटलीस्ट यहाँ लेकर आने पड़ेंगे। यहाँ पे 50 में से हमें 35 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। रीजनिंग में 50 में से हम अगर 30 मार्क्स भी ले आते हैं, 30 या फिर 25 भी मान लो आप अगर ले आते हो, रीजनिंग में 25 आ गए आपके, क्वांट्स में 25 आ गए, जनरल अवेयरनेस में आपके 35 आ गए, इंग्लिश में आपके 20 से 25 मार्क्स आ गए, तो ये आपका काफी अच्छा और एक सेफ स्कोर चलेगा। ठीक है, अब एक बार इनकी कट ऑफ्स देखते हैं, कट ऑफ्स किस तरह से गई हैं। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो एग्जाम पैटर्न मेंस का ये रहेगा, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट में, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर 15 मिनट में, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट में, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर 15 मिनट में, और इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट में। ये वो सेक्शन है जहां पे आप सबसे ज्यादा स्कोर करोगे, वो हो गया जनरल अवेयरनेस, और दूसरा हो गया कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा 40 में से, जब आप एग्जाम देंगे, ये ध्यान रखिएगा, जब आप पेपर दोगे, पेपर की जब कट ऑफ आएगी, पेपर की कट ऑफ में हर क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। जब आपको बैंक एलोकेट करने के लिए फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी इंटरव्यू के बाद, वहां पर आपकी जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो 1.25 के हो जाएंगे, और कंप्यूटर के क्वेश्चन आधे नंबर के हो जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन 1.25 के हो जाएंगे। बट उससे पहले जब कट ऑफ हम 200 में से ये कट ऑफ निकालेंगे हम लोग मेंस की इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट होने के लिए, आरआरबी पीओ के केस में, और आरआरबी क्लर्क के केस में भी, इनिशियली जब आप मेंस के लिए कट ऑफ निकालोगे तो हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस आप लोगों को टारगेट करना है यहाँ पे 30 नंबर का, और कंप्यूटर भी आप लोगों को 20 में से बात करो तो 15 नंबर की, और 40 में से बात करो तो 30 नंबर की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों के लिए मेरी रहेंगी कि कंप्यूटर में और जनरल अवेयरनेस में आप इतना इतना स्कोर कर पाओ। रीजनिंग की बात करें, आरआरबीपीओ के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो आरआरबीपीओ के केस में रीजनिंग में 40 में से आराम से आप लोग 20 नंबर लेकर आ सकते हो, और न्यूमेरिकल एबिलिटी इस बार का जो मैंने पेपर देखा था, 40 में से 15 नंबर लाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो आप 20 नंबर यहाँ रीजनिंग में लेकर आ रहे हो, 30 नंबर जनरल अवेयरनेस में लेकर आ रहे हो, आपके 50 नंबर हो जाते हैं। 15 नंबर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में लेकर आ रहे हो, 65 नंबर हो जाते हैं। 30 नंबर आप फिर कंप्यूटर में लेकर आ रहे हो, 65 और 30 आपके 95 नंबर हो जाएंगे। और जब इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश की अगर आपकी 20 भी आ गई, 20 या छोड़ो आपके 15 भी अगर इंग्लिश में आ जाते हैं, तो आपके 120 नंबर, 120 नंबर तो बहुत अच्छा और सीधा स्कोर है, प्रोवाइडेड बच्चे जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज में स्कोर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जनरल अवेयरनेस हमें अभी पढ़नी ही नहीं है, वो हम लोग मेंस के टाइम पे तैयार करेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस मेंस के टाइम पे हम बस कोर्स पूछते रहेंगे किसी से कहाँ से करना है। तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, जनरल अवेयरनेस की भी, कंप्यूटर नॉलेज की भी। सोर्स मैं हूं आप लोगों के लिए, विश्वास क्लासेस आप लोगों के लिए सोर्स है। टेलीग्राम पर कंप्यूटर अवेयरनेस के एमसीक्यूज है बहुत सारे, और बहुत सारे एमसीक्यूज मैं आने वाले टाइम में दूंगा। वीडियो सीरीज में आरआरबी पीओ के लिए, आरआरबी क्लर्क के लिए कंप्यूटर नॉलेज की बिल्कुल फ्रेश वीडियो सीरीज लेकर आऊंगा। जनरल अवेयरनेस के मैं वीकली करंट अफेयर्स आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जून से जो करंट अफेयर्स आएंगे उनको मैंने और ज्यादा एनहेंस करा है। आगे चल के आप कट ऑफ्स की ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं। अच्छा, उससे पहले इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के लिए मैं आप लोगों को गाइड करूंगा ही करूंगा। आईबीपीएस पीओ के लिए इंटरव्यू रहेगा, एसबीआई पीओ के लिए इंटरव्यू रहेगा, आरआरबी पीओ के लिए इंटरव्यू रहेगा। बट एसबीआई पीओ में क्या होगा ना, दो चीजें होंगी, ग्रुप एक्सरसाइज होगी, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा ना, ये तो एक सिंपल सा होता है, इसमें कुछ इतना क्रिटिकल नहीं होता। आप लोगों को जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तब मैं इसके बारे में बता दूंगा साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या करना है। ग्रुप एक्सरसाइज होगी जो कि टीम वर्क और कम्युनिकेशन चेक करेगा, है ना, 20 नंबर का। इंटरव्यू होगा जो आपका पर्सनालिटी और बैंकिंग अवेयरनेस चेक करेगा, 30 नंबर का। दोनों चीजों की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू करवाऊंगा यहाँ पर।
प्रैक्टिस के लिए जो मुझे अपनी नॉलेज डिलीवर करनी होगी वो मैं यूट्यूब पर करूंगा, और बाकी जो मुझे आप लोगों की प्रैक्टिस करानी होगी वो टेलीग्राम पर वॉइस कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू, हम लोग ग्रुप कॉल के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। आईबीपीएस पीओ के लिए भी, आरआरबी पीओ के लिए भी, और एसबीआई पीओ के लिए भी। ये एरिया मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इंटरव्यू आप लोगों का मैं क्लियर करवाऊंगा। जितने एफर्ट्स मेरे को लगते हैं इंटरव्यू के लिए जरूरी है, हर बच्चे के लिए अलग अलग एनालिसिस करके वो सारा मैं करवाऊंगा, एंड ऑल दिस विल बी कंप्लीटली फ्री। फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, पिछले 4 साल की कट ऑफ मैंने ली है। आप देखिए आईबीपीएस पीओ के लिए 225 में से 75.75 मार्क्स की कट ऑफ गई है। अब इसमें 25 नंबर के डिस्क्रिप्टिव में से 15 नंबर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव मेरे थ्रू आएंगे, तो आपको 60.75 और लेकर आना है। 60.75 में से भी मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को कम से कम 30 से 40 नंबर जीए में लेकर आने हैं, 15 नंबर तक इंग्लिश में लेकर आना है। तो मार्जिन कितना सा बचेगा ये, बट आपको सिलेक्शन के लिए इस कट ऑफ से कम 10 से 15 नंबर ऊपर चाहिए। ये जो कट ऑफ दी हुई है इससे कम से कम 10-15 नंबर आप लोगों को ऊपर चाहिए, तब आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में 80% वेटेज आपके मेंस की होगी, 20% आपके इंटरव्यू की होगी, और उसे 100% पर रखकर ये आपकी फाइनल कट ऑफ लिस्ट गई है। 2025 की 46.11 गई है। सिमिलरली आईबीपीएस क्लर्क की हम लोग जब बात करते हैं, उसे 100 नंबर के लेवल पे रैशनलाइज किया गया है, तो 100 में से आपकी 47.88 कट ऑफ गई है। 47.88 कट ऑफ का मतलब है आपके 96 से भी कम मार्क्स की कट ऑफ गई है, और हम यहाँ पे ऑलरेडी 100-120 मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी 96-97 तक कट ऑफ जा रही है और हम ऑलरेडी 120 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन उसमें पक्का हो जाएगा, प्रोवाइडेड जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। सिमिलरली ये आपके आरआरबी पीओ की कट ऑफ हैं, आरआरबी पीओ की आफ्टर इंटरव्यू कट ऑफ हैं, आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ हैं। आरआरबी क्लर्क की 2022 की कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी, तो उसके लिए हमें पेपर ज्यादा इजी होगा, हमारे क्वांट्स और रीजनिंग के अटेम्प्ट्स, इंग्लिश के अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। एसबीआई पीओ की आप देखिए आउट ऑफ 250 87.50 और 88.93 कट ऑफ यहाँ गई हैं, तो इस बार भी 85 के आसपास आपकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है मुझे काफी ज्यादा। 85 के आसपास कट ऑफ होगी। 50 में से मैंने आप लोगों को बोला है 30 नंबर आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव वाले मेरे पास रहेंगे। बचा हुआ आप लोगों को जो स्कोर करना है 85 अगर आपकी कट ऑफ है, आपको 100 नंबर स्कोर करने हैं सिलेक्शन के लिए। बचे हुए 70 नंबर, जो बचे हुए 70 नंबर होंगे, उन 70 नंबरों के लिए 40 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस है जो आपको स्कोर करनी है। बार बार मैं आपको जीए पर फोकस करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जीए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीए के भरोसे ही आपका पेपर क्लियर होगा। मेंस में जिन बच्चों के जीए में 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो लोग रिटन क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू भी दे आते हैं और फाइनलिस्ट में रह जाते हैं। इस बार मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो आधे नंबर, 1 नंबर से रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि जीए में वो और 10-15 नंबर स्कोर कर सकते थे, उनके स्कोर नहीं हुए। जनरल अवेयरनेस सेक्शन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में ये 6 चीजें हैं जो आप लोगों को करनी है। स्टैटिक, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, मेरी 16 वीडियोस की प्लेलिस्ट है। डेली एक एक वीडियो करिए, उसके नोट्स बनाइए। मैं आप लोगों को दोबारा वीडियोस अपलोड करके दूंगा। डे वाइज टारगेट मैं आप लोगों को दूंगा, जिसके अंदर हम लोग इस चीज को करेंगे डे वाइज टारगेट के हिसाब से। सिमिलरली स्टैटिक जीके के कुछ वीडियोस मैंने अपलोड करे हुए हैं। बाकी स्टैटिक जीके हम करंट अफेयर्स के साथ साथ करेंगे। जून से मैं आप लोगों को जो करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, उन करंट अफेयर्स के लिए हम लोग स्टैटिक जी के साथ साथ नोट्स में ही मैं बना रहा हूँ, वो आप लोगों से भी मैं बनवाऊंगा। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की एक इंपॉर्टेंट लिस्ट में आप लोगों को दूंगा, पीडीएफ बनाकर दूंगा पूरी। अभी जो मैं गवर्नमेंट स्कीम्स करवाता हूँ वो आरबीआई ग्रेड बी के लिए, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, उसमें स्कीम ज्यादा डेप्थ में है। अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो आप उस तरह से स्कीम पढ़िए, अदरवाइज जो मैं पीडीएफ दूंगा उस पीडीएफ को आप स्कीम्स के लिए रीड करिएगा। एग्जाम से पहले के 5 महीने के करंट अफेयर्स हमें करने जरूरी हैं। आप अप्रैल मई से करने शुरू कर दीजिए। डेली कोशिश करिए कि एक एक हफ्ते का मेरा वीडियो देख लीजिए डेली, तो आपके 10 से 15 दिन में 2 महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे। और जून का करंट अफेयर्स जो वीकली आएगा, कल आएगा 8 तारीख को या 9 तारीख तक। 8 तारीख के जून से फर्स्ट, जून 1 टू जून 8 के करंट अफेयर्स का वीडियो मैं दूंगा आप लोगों को, 9 तारीख तक आ जाएगा वो। तो उस वीडियो को देख के आप जून का फर्स्ट वीक साथ साथ रिवाइज करिए। इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर्स, इन आरबीआई सर्कुलर्स को मैं करंट अफेयर्स के अंदर ही इंक्लूड करके रखूंगा। जो आरबीआई की इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, उनको मैं करंट अफेयर्स का ही पार्ट बनाकर रखूंगा। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वो मैं चाहूंगा आप लोग एक बार देखिए, अगर अब तक देखना आपने शुरू नहीं करा। क्योंकि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपका एग्जाम चाहे नवंबर में हो, दिसंबर में हो, क्वेश्चन जरूर आएगा।
ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो मेमोरी बेस्ड मुझे अलग अलग आरआरबी पीओ मेंस के एग्जाम के मिले थे। इन क्वेश्चंस की क्रेडिबिलिटी बस इतनी है कि कुछ बच्चों ने ये मेरे को भेजे हैं और कुछ मेरे को कोरा पर मिले हैं, कोरा पे और रेडिट पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। ए बी और सी के पास टोटल 60 कार्ड्स हैं। ए के पास 25 कार्ड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो सी के पास है वो 5 लेस देन दैट ऑफ बी है। इतना करते मेरे दिमाग में क्या घूमना चाहिए, मुझे हवा में दिखेगा कि टोटल 60 कार्ड हैं, ए के पास 25 हो गए तो बी और सी के पास टोटल मिला के 35 कार्ड हो गए। और जैसे ही मैं ये देखूंगा कि सी हैज इज 5 लेस देन दैट ऑफ बी, ये नंबर देखते मुझे 35 के ब्रेकअप दिखेंगे 20 और 15। मतलब बी के मेरे पास 20 हो गए और सी के 15 हो गए। ये जो लिखा है ये मुझे लिखना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ मुझे देखना है। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते इतना सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए कि ए के पास 25, बी के पास 20 और सी के पास 15। अब बोला गया है कि कितने कार्ड्स ऐड किए जाएंगे सी के साथ सो दैट रेशियो ऑफ कार्ड ए बी एंड सी बिकम 5:4:6। 5 और 4 नंबर देखते ही मुझे दिखना चाहिए कि 25 और 20 तो सही चल रहा है ना, खाली इसे मेरे को एक नंबर बनाना है। कितना नंबर बनाना है? 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, तो 6 पंजे 30 बनाना होगा। सी के पास ऑलरेडी 15 है तो कितने हो गए उसके पास? 30 करने के लिए 15 कार्ड और ऐड कर दूंगा, आंसर आ गया 15। इसी तरह से सवाल हमें सॉल्व करना है आगे। और 2-3 सवाल देखते हैं आरआरबी पीओ मेंस के। सारे सवाल नहीं है, सिर्फ कुछ सवाल है। कुछ सवाल इस तरह के इजी भी होंगे, कुछ में हमें पेन ज़्यादा चलाना पड़ेगा, हमारे लिए वो क्वेश्चंस टफ भी हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस का अगर आपके पास कोई इससे ज़्यादा बेटर मेथड हो जो मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा इजी या कम टाइम लगाने वाला हो, तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम पर बताइए। हम अप्रोच को चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये मेरी अप्रोच है जिस तरह से मैं ऐसे सवालों को सॉल्व करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। 60 वुमेन अलोन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 28 दिन। 80 वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 28 दिन। 40 मैन एंड 40 वुमेन एक साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं इतना देखूंगा मुझे क्या दिखेगा? 60 मैन 40 मैन। मेरे को ये 60 और 40 ना दिख के 3:2 दिखेगा। जैसे 3 और 2 दिखा, मेरी नजर 28 को देखते ही बोलेगी कि ये 42 है, क्योंकि हम 40 की बात कर रहे हैं। ये 3:2 है तो ये हमारा 2:3 में जाएगा। 2 की वैल्यू 28 और 3 की वैल्यू 42। साथ में जैसे ही 80 वुमेन और 28 दिन में देखूंगा, मुझे 40 वुमेन का देखते ही 56 दिखाई देगा। अब मुझे सिर्फ ये दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, 42 और 56। और 42 और 56 देखते ही मेरा दिमाग सीधे सीधे बोलेगा 14 इंटू 3, 14 इंटू 4। इतना मेरे को सॉल्व करना है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। अब इसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि आइडेंटिकल वर्किंग कंडीशन में ये कितने टाइम में वर्क कंप्लीट करेंगे। तो ये मुझे दिखना चाहिए 14 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4। 7 2 14, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 आंसर आ गया। हार्डली 20 सेकंड का सवाल है। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आया, एक बार मैं इसको थोड़ा सा सही से करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाता हूँ पहले कि ऐसा सवाल हम करते कैसे हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड होता है हमारा शॉर्टकट्स वाला भी, वो क्या बोलता है? 60 लोग हमारा 28 दिन में काम कर रहे हैं, तो 40 लोग कितने दिन में करेंगे, है ना? तो 40 मैन का हमारा हो जाएगा 42 डेज। 42 डेज तक कैसे आया, इतना बेसिक हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, उसके लिए बेसिक वाले वीडियोस अलग हैं। 80 वुमेन 28 दिन का काम करेंगी, तो 40 वुमेन कितना टाइम लेंगी? यहाँ पे 40 वुमेन की बात करेंगे तो ये 56 दिन लेंगे। दोनों का हम एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? 14 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 14 इंटू 4 इंटू 3। मैं थोड़ा एलसीएम को इसी तरह से लिखने की कोशिश करता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। आप लोग भी ऐसे लिखेंगे तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 3 7, 7 2 14, 2 चौक 8, 8 3 24। इसी तरह से करते हैं ना। और यही सब हम इस तरह से ना करके हम ऐसे करेंगे। इट इज गिवन दैट 60 मैन अलोन कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 28 दिन। 80 वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 28 दिन। इफ 40 मैन एंड 40 वुमेन, 40 मैन 60 मैन 28 दिन, मतलब मन के अंदर ये 42 हो गया। 80 वुमेन 28 दिन, 40 मैन मन के अंदर 56 हो गया। और ये वैल्यू मन के अंदर ही 14 इंटू 3 और 14 इंटू 4 होनी चाहिए। अब यहाँ पे चाहे तो आप एलसीएम लिख लीजिए। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो एलसीएम भी आप मन में सोच सकते हैं। 14 इंटू 3 इंटू 4 और 3 और 4 मिला के 7 होता है। 7 दूनी 14, 2 3 6 चौक 24। कुछ इस तरह से हमें अपने सवाल करने हैं।
अब कुछ क्वेश्चंस आरआरबी पीओ मेंस लेवल के देखते हैं जो 2022 में 23 में एग्जाम्स में आए हैं। वो क्वेश्चन भी मैं यही बताऊंगा। मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोरा के थ्रू, कुछ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके थ्रू मैंने पढ़ाई की थी, सारा क्रेडिट उन्हीं लोगों का है। मेरा इन क्वेश्चंस में कोई क्रेडिट नहीं है। बस क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजीज मेरी अपनी खुद की थी, क्योंकि मैं लिखने में आलसी था, मेरे को लिखना अच्छा नहीं लगता, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। मैं ओरली प्रैक्टिस करता था और ओरली प्रैक्टिस करते करते मेरी स्पीड बन गई। आगे के सवाल देखते हैं। अब ये एक सवाल देखने की कोशिश करते हैं। इसमें बोलता है कि अमित ने x रुपए इन्वेस्ट करे हैं और सुमित ने 7,000 इन बिजनेस में 5 महीने के बाद। तो पहली चीज आ गई, 5 महीने का एक हमारे पास आ गया 5 मंथ। ये अभी हमने सिर्फ मन में सोचा है, 5 महीने बाद कुछ हुआ है। अमित इंक्रीजेस इनिशियल कैपिटल बाई 50%। मतलब 5 महीने तक उसकी वैल्यू x थी, तो इसके बाद कितनी हो गई, 1.5x हो गई। आफ्टर 2 more months, अब मतलब अब शुरू से 7 महीने हो गए। सुमित डिक्रीज दिस इन्वेस्टमेंट बाई 30%। मतलब पहले 7,000 थी, कब तक, 7 महीने के लिए। 5 यहाँ पर आया था, दूसरा ब्रेक ये और 2 महीने बाद, 7 महीने हो गए टोटल। 7 महीने बाद सुमित की जो इन्वेस्टमेंट थी 30% कम हो गई। मतलब 7,000 से 2,100 कम हो गया, तो 4,900 रह गया, है ना। यहां तक पढ़ते हुए मेरे दिमाग में क्या नंबर घूम रहे हैं, x इंटू 5 और 1.5x। दूसरी तरफ 7,000 इंटू 7 और 4,900। एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर होते ही मेरे मन में क्लियर हो गया कि जो x की वैल्यू है वो है x इंटू 5 प्लस 1.5x इंटू 7। 1.5x इंटू 7 क्या हो जाएगा, 15 7 105, तो 10.5। मतलब ये मेरे को क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू है 15.5x। ये मेरे दिमाग में बैठ गया, मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है, ये सिर्फ 15.5x मुझे याद रखना है यहाँ पे। आगे जैसे यहाँ पर हम आए थे, अब हम इसकी बात कर रहे थे। इसका हमें था कि 7,000 इंटू 7 49,000 हो गया, और 4,900 इंटू 5। अब जैसे मैं सोचूंगा 7,000 इंटू 7 49,000 और 4900, मतलब 1,400 इंटू 5, मेरे को दिखेगा कि 49,000 को मैं 4900 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और नीचे जो बचे हुए 5 महीने का टाइम है वो 4900 इंटू 5। तो जो टोटल निकल कर आया ये 4900 इंटू 10, मतलब 4,900 इंटू, सॉरी 15, 10 ऊपर और 5 नीचे, 4,900 इंटू 15। ये मेरा रेशियो ऑफ कैपिटल हो गया या फिर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये फिगर मैं लिख दूंगा बस। ये फिगर यहां तक पढ़ते पढ़ते मैंने लिख दी है। यहां तक मैं कैसे आया इन इन फिगर तक, ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आया। यहां पे बताया कि अमित का शेयर 1550 है, टोटल प्रॉफिट इतना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये वैल्यू 1550 तो मेरे को दिखी गई, ये वैल्यू दिख गई ना। और 3,020 में से 1550 माइनस करेंगे तो देखो 1550 में आप 1500 जोड़ते तो 3,050 हो जाता। मतलब 1500 से 30 वैल्यू कम, मतलब 1470। ये वैल्यू 1470 आ जाएगी। इतना मैंने लिख दिया। ये कितना जाएगा, 100 टाइम जाएगा, सीधे सीधे जा रहा है ना। 49 के टेबल को अगर मैं देखूं तो 49 के टेबल को अगर मैं 3 से जाता हूं तो 147 आता है। ये 30 हो जाएगा और ये वैल्यू 2 हो जाएगी। अब मैं ऐसे देखूंगा, ये 100 है, ये 100 है, ये 2 है, तो x की वैल्यू कितनी दिखेगी, 100 इंटू 100, 10,000 बटे 2, 5,000। इतनी सी वैल्यू दिखेगी। इतना सा सवाल है। मेरे ख्याल से आधे मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं है। अगर हम इसे जल्दी जल्दी करते तो कैसे करते, अमित ने इन्वेस्ट किया है x रुपए, सुमित ने इन्वेस्ट किया 7,000 रुपए। 5 महीने बाद अमित ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा दिया, मतलब 5 महीने बाद 5x हो गया और अब 1.5x चल रहा है। और उसके भी 2 महीने बाद, मतलब 7 महीने बाद बात कर रहे हैं, सुमित ने डिक्रीज कर दिया 30%, मतलब 7 महीने का हो गया 49,000। ये मेरे मन में मुझे दिखना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। जरूरत है तो आप क्वेश्चन के साथ साथ बोल लो, एग्जाम में बोल के लिखो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने सारे एग्जाम बोल बोल कर दिए हैं। हाँ, तो यहां तक हमारे पास हो गया था कि ये इसका 5 महीने के लिए एक्स है, फिर इसका 1.5x पर मंथ चल रहा है, और इसका 7 महीने तक के लिए 4900 हो गए, सॉरी 49,000 हो गया। उसके बाद 4900 बचे हुए महीने के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर, मेरे को ऑलरेडी पता होना चाहिए था कि इस तरह के सवाल में ज्यादातर एंड ऑफ द ईयर आता है, फिर भी मैंने कंफर्म कर लिया। तो एंड ऑफ द ईयर पे पहुंचने पर अमित का जो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया वो 5x प्लस 1.5x इंटू 7, क्योंकि 7 महीने बचे रह गए ना। तो ये मेरा 15.5x आ गया। मैंने 15.5x यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे जब मैं चल रहा था तो 49,000 इसका एक आया था, और फिर बचे हुए 5 महीने के लिए 4900 इंटू 5,
ये फिगर 49,000 4900 इंटू 5, ये देखते मैं देखूंगा कि 4900 इंटू 15 ये हो गया है दोनों का कैपिटल। अब यहाँ पे मैंने ये लिखी है पहली चीज। आगे मैं देखूंगा कि अमित का शेयर 1550 है, इसके नीचे मैंने 1550 कर दिया 1550, और इसके नीचे कितना हो जाएगा बचा हुआ, दोनों नंबर को देखूंगा, बचा हुआ मुझे 1470 दिखाई देगा। 1470 दिखाई देते ही मैं देखूंगा कि 49 3 जा 147 होता है, ये 100 बचा रह गया, और ये वैल्यू 100 ऑलरेडी है ना। 30 से ये करूंगा तो 2 हो जाएगा, ये 50, तो आंसर मेरा सीधे 5000। इतनी सी देर का सवाल है, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इससे ज्यादा टफ आए हों हमारे एग्जाम में, आए भी होंगे, आफ्टर ऑल आरआरबी पीओ मेंस का सवाल है। बट अगर इस तरह का भी सवाल हमारे पास आ रहा है तो ये हमें इतनी सी देर में ही करना है, ताकि हम आगे के सवालों के लिए अच्छे से टाइम मैनेज कर पाए। अब ये आप लोग देखिए यहां तक, और बाकी आने वाले सवालों से कि हमें किस तरह से करना है। आगे थोड़े से सवाल देखते हैं। एक ये सवाल देखते हैं, इसमें है ए और बी किसी पार्टनरशिप में जा रहे हैं, इन्वेस्ट किया है x प्लस 1800 x माइनस 1200 फॉर द सेम टाइम पीरियड। रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए टू डेट ऑफ टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पे ए और बी का ना देखे, ए और टोटल प्रॉफिट दे दिया है, कितना है 8:11, हमें इसकी एक्स की वैल्यू बतानी है। इस सवाल को देखते ही मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि ए का प्रॉफिट 8 है, टोटल 11 है, तो बी का प्रॉफिट 3 होगा, ये मैं सोचूंगा सिर्फ। और तीनों के बीच में क्योंकि और कुछ चेंज नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तीनों के बीच में फर्क है 5 का, और इसी 5 के फर्क को अगर मैं यहां देखूं तो ये फर्क मुझे 3000 दिख रहा है। मतलब 5 की वैल्यू 3000 हो गई, एक की वैल्यू 600 हो गई, यही हुआ ना। एक की वैल्यू 600, तो इस पूरे 8 की वैल्यू कितनी हो गई 4800। अब तक तो मैंने सिर्फ सोचा ही है। 4800 इसकी वैल्यू हो गई, मैं देखूंगा पूछा क्या है, एक्स की वैल्यू पूछी है, ये मेरा 4800 है, तो इसका एक्स एक्स कितना हो जाएगा 3000। आ गया आंसर। इस तरह से हवा में हमें अपने सवाल सॉल्व करने हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, आप लोगों के भी क्वेश्चन हवा में सॉल्व होने लगेंगे। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमारे मन में बैठ जाएगा हमें करना क्या है क्वेश्चन पढ़ते हुए। एक और सवाल देखते हैं। अमर while traveling to his childhood village covers 100 kilometer journey in two parts. First part he traveled in AC car, remaining he covered in non AC car. AC कार का रेंट 7 रुपए पर किलोमीटर है, नॉन एसी का 3 रुपए पर किलोमीटर है, टोटल रेंट उसने 340 पे करा है, तो नॉन एसी कार का बताओ। एलिगेशन से सवाल सॉल्व होगा, बट हमें एलिगेशन लगाना नहीं है, हमें एलिगेशन बोलना है। 7 के हिसाब से पूरा करता 700 जाता, 3 के हिसाब से पूरा करता क्योंकि 100 किलोमीटर जर्नी है, कैलकुलेशन ईजी है। 7 के हिसाब से पूरा करता 700 जाता, 3 के हिसाब से पूरा करता 300 जाता। 700 300 340, 3 नंबर मेरे को दिखे हैं, तो एक नंबर मेरा कितना हो गया, एक नंबर मुझे 40 दिखेगा और एक नंबर 360 दिखेगा। एक नंबर 40, एक नंबर 360, मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ 1:9 आ रहा है। 1:9 मतलब एक पार्ट मेरा इसका 10 किलोमीटर हो गया, दूसरा पार्ट मेरा 90 किलोमीटर हो गया, तो मतलब जो ज्यादा रुपए पे ट्रेवल करा है, क्योंकि नंबर्स में देख रहा हूं ना, ज्यादा रुपए पे जो ट्रेवल करा है वो मेरा 10 आंसर आ गया। हार्डली 20 सेकंड का सवाल है आरआरबी पीओ मेंस का, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इसमें आपको टाइम लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक और सवाल देखते हैं। रमेश स्पेंड 16% ऑफ हिज अलाउंसेस ऑन बुक्स, ठीक है। ही स्पेंट रिमेनिंग अमाउंट ऑन ट्रेवलिंग एंड ट्यूशन इन द रेशियो 4:3, ठीक है। इफ डिफरेंस ऑफ मनी स्पेंट ऑन ट्रेवलिंग एंड ट्यूशन इज 602, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ हिज अलाउंस। हमें दो चीजें हो गई, पहला अप्रोक्सीमेशन का काम करना है, दूसरा इसमें कुछ और दे नहीं रखा, तो जो कुछ है यही डेटा है। दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है, एक की वैल्यू 602 हमें दी हुई है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट पे काम कर रहे हैं हम इसे 600 मान लेंगे। 600 मानते ही ये मेरे को 7 जो है ये मेरे को 4200 दिखाई देगा, है ना। 7 4200 दिखाई देगा ना, 4 + 3 7, 7 की वैल्यू 4200। और जैसे ही मैंने 16% ये देखा था, मुझे पता चल गया था कि रिमेनिंग अमाउंट 84% है। 84% की वैल्यू 4200, मतलब उसका आधे का 100, 84 का आधा 42, और इसका 100 मतलब 42 का 100 कितना 4200। तो पूरे का वैल्यू कितना 100% थी, 100 का आधा हुआ 50, और 50 का 100 कितना हुआ 5000। आंसर आ गया 5000। ओरली सॉल्व करना है, कुछ करने की ही जरूरत नहीं थी इसके अंदर तो। और अगला सवाल देखते हैं। तो अब यहां तक हमने देखा कि हमें किस तरह के सवाल हैं, किस तरह से उन्हें अप्रोच करना है। अब सबसे पहले हमें कब दिन में क्या पढ़ना चाहिए, ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली एक चीज डिजाइन करी थी। सबसे पहली चीज,
आप लोगों के एग्जाम का सेंटर मॉर्निंग का सेंटर होता है, 7 बजे लोगों की आरआरबी पीओ मेंस की रिपोर्टिंग है, 8 बजे यूजुअली बाकी एग्जाम्स की रिपोर्टिंग होती है। दिन का भी हो सकता है ना, बट हमें इस टाइम के हिसाब से रेडी रहना है। इस टाइम के हिसाब से रेडी रहना है तो आप ये मानकर चलिए 7-8 बजे की रिपोर्टिंग के लिए 7 बजे यूजुअली आपको घर से निकलना है। 7 बजे घर से निकलने के लिए 6 बजे आपको उठना पड़ेगा। तो अपना रूटीन बनाइए कि डेली सुबह 6 बजे उठना है। रीजन बीइंग हमें एग्जाम रेडी रहना पड़ेगा। एग्जाम में हम हल्का सा भी इफ एंड बट का स्कोप नहीं रखेंगे अपने लिए। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। प्रीवियस डे का करंट अफेयर्स बोल बोल कर रिवाइज करेंगे, जैसे आप किसी को सुना रहे हो, बोल बोल कर रिवाइज करना है। 10 मिनट का टाइम लगेगा इसमें, 10 से 15 मिनट, क्योंकि आपने लिखा हुआ होगा। माई वर्ड इज आपको लिखना पड़ेगा। ये रिवाइज करने के बाद आप सबसे पहले रीजनिंग के 10 पजल लगा लीजिए। 10 पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट बेसिक से शुरू करिए। अगर वीडियोस देख रहे हैं, आपका बेसिक नहीं है, अगर वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियो के थ्रू 3 से 4 पजल्स। वीडियो के थ्रू अगर आपको करना है तो वीडियो के थ्रू आपको 10 नहीं करना है, आपको 3 से 4 पजल्स करने हैं। देन आप आएंगे अर्थमेटिक पर। अर्थमेटिक में यहां से आपका 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स का तो मेरा ही वीडियो होगा, जो रफली 60 से 70 के अराउंड क्वेश्चंस आपको कराएंगे। बाकी टाइम आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए। इसके बाद आप मैथ्स से थोड़ा सा ब्रेक लेके इंग्लिश पे फोकस करिए, आरसी करिए, प्लस इंग्लिश का कोई भी एक टॉपिक अलग से और करिए। जैसे हमारा क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल्स हो गया, कोई वीडियो हो गया ग्रामर रिलेटेड, सेंटेंस करेक्शन हो गया, फिलर्स हो गए, इस तरह का कोई एक टॉपिक आप अलग से करिए। शाम को अप्रोक्सीमेटली 8 बजे 8 PM के आसपास डेली करंट अफेयर्स आएंगे। वो आपको करने हैं, इन्हें आप लिखेंगे। नहीं लिख पाएंगे, अगर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया तो मैं वीडियो अगले मॉर्निंग में दूंगा, तो ये दोनों चीजें आपस में स्वैप हो जाएंगी। मॉर्निंग और इवनिंग का जो करंट अफेयर्स का टाइम है वो आपका स्वैप हो सकता है, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि हर दिन रात को ही आएगा या फिर किसी दिन सुबह आएगा। रीजनिंग के लिए जो आप करेंगे, अब मैं जरा इसके बाद वाली स्लाइड में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बताता हूं डेली हमें क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, पहला सब्जेक्ट है मेरा क्वांट्स। क्वांट्स का हमें एक चीज करनी है अर्थमेटिक, दूसरी चीज हमें करनी है 10 सेट डीआई। अगर आप वीडियो के थ्रू करेंगे तो आप 5 सेट करिए, डायरेक्ट करेंगे तो 10 सेट करिए। तीसरी चीज करनी है मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक शेड्यूल में जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन करिएगा। मिसलेनियस टॉपिक्स में हमारे पास क्या है, नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी तीनों में से किसी भी चीज के 20 क्वेश्चंस डेली आपको करने हैं एज पर द शेड्यूल। दूसरी चीज की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या है, रीजनिंग आ जाती है। रीजनिंग में सबसे पहले आपको अगर वीडियो से करेंगे तो आपको 5 सीटिंग अरेंजमेंट या पजल करने हैं, डायरेक्ट करेंगे तो आपको 10 सीटिंग अरेंजमेंट या पजल करने हैं। वीडियो में कम इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, कुछ दिनों के लिए आप वीडियो देखने के बाद तो फिर आपको डायरेक्ट करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा 20 क्वेश्चन मिसलेनियस। अब यहां मिसलेनियस में क्या आता है, हमारे पास ब्लड रिलेशन आता है, सिलोजिज्म आता है, और हमारे पास रैंकिंग एंड डायरेक्शन आ जाता है। फिर हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाती है, और भी जो कोई छोटे मोटे बचे हुए टॉपिक्स हैं रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट पजल के अलावा, वो आपको ये डेली करना है।
अगला हम इंग्लिश की बात करते हैं। ब्लू कलर नजर नहीं आ रहा, लाइट ग्रीन करके देखते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश का जो मैंडेटरी पार्ट है वो है 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आपको एडिटोरियल में पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, न्यूज़पेपर नहीं रीड करना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट पैराग्राफ उठा के करना है और उस पर बेस आंसर करने हैं। हम एडिटोरियल पढ़ के हम सिर्फ रीडिंग सीखते हैं, उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। हम रीडिंग करेंगे एडिटोरियल की ही और उसी के आंसर्स देंगे तो हमारे पूरे आरसी की प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली 2 आरसी करने हैं प्लस एक टॉपिक। ये एक टॉपिक कौन सा होगा? दिस वन टॉपिक कुड बी क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, फिलर्स, सेंटेंस करेक्शन। इन चारों में से कोई भी एक टॉपिक आपको डेली करना है। फिर इसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा, ये आपका प्राइमरी टाइम बचेगा जनरल अवेयरनेस का। तो आपको डेली करंट अफेयर्स लिखने हैं। डेली करंट अफेयर्स राइटिंग कैसे लिखने हैं ये आप लोगों को मैं बताऊंगा 2-3 वीडियोस के थ्रू कि आप लोग शॉर्ट में लिख पाएंगे। सोर्सेज, एक सोर्स आपके पास मेरा रहेगा, दूसरा आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, मैंने भी ऐसे ही किसी वेबसाइट को फॉलो करके करा था। सोर्सेज आप लोग कोई से भी ले सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, जरूरी नहीं कि मुझे ही फॉलो करें। मेरे पास बहुत सारे बच्चे अभी आईबीपीएस पीओ मेंस के इंटरव्यू के लिए थे, उनमें से मैंने कुछ बच्चों को देखा, कुछ बच्चों को मुझे पता चला कि आरआरबी पीओ मेंस के रिजल्ट के बाद उन्होंने कंप्यूटर अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करा है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम अपने शेड्यूल में करेंगे, शेड्यूल आगे मैंने बताया हुआ है डे बाय डे का। करंट अफेयर्स हमें डेली लिखना है और उसको रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स के 2 टाइम होंगे, एक या तो मैं इवनिंग में आपको वीडियो दूंगा या फिर मॉर्निंग में वीडियो दूंगा। अगर इवनिंग में वीडियो दिया तो अगली सुबह आपको वो रिवाइज करना है अपने हाथ का लिखा हुआ। अगर मॉर्निंग में वीडियो दिया तो इवनिंग में आपको वो वीडियो रिवाइज करना है। लिखना आपको पड़ेगा अपने रजिस्टर में। मैं एक दिन किसी वीडियो में अपने पुराने नोट्स को दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह से मैं लिखता था, या फिर मैं आप लोगों को लिखा हुआ प्रोवाइड करूंगा। लिखना पड़ेगा फिर भी आप लोगों को। अगर मैं पीडीएफ भी दूंगा तो पीडीएफ से लिखना पड़ेगा। ये आप मेरी बात मानकर चलिए, लिखना मस्ट है। 40 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस अगर एग्जाम में आती है तो 40 में से 30 मार्क्स हमें मिनिमम यहाँ टारगेट करना ही करना है। ये 30 नंबर है, ये कट ऑफ से सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का फर्क बनाते हैं। ये पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है। सेम कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए है, कंप्यूटर अवेयरनेस के भी आपके नोट्स होने चाहिए प्रॉपर। जो भी ये थ्योरेटिकल चीजें हैं इंक्लूडिंग बैंकिंग अवेयरनेस, जो स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उसके भी आपके नोट्स होने चाहिए। मुझसे पीडीएफ ले लो, उसको प्रिंट करा लो, अंडरलाइन करके पढ़ो या लिख लो, वो आप लोगों की मर्जी है। बट किसी भी तरह आपके पास ये नोट्स होने चाहिए। लास्ट में मैं आपको फिर बता देता हूं, लास्ट में क्या दिक्कत होती है। इस स्लाइड में लिखने की जगह नहीं है, तो अगली स्लाइड पे चल के आपको बताता हूं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जो हमारे मेंस से पहले के 5 दिन होते हैं, लास्ट 5 डेज, 5 लास्ट डेज की हम लोग बात करें, जो मेन से पहले के 5 दिन होते हैं, डेली 2 महीना रिवाइज करना होता है। फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ। यहाँ पे फिर से फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ। कुछ इस तरह से हमें रिवाइज करना होता है अपने करंट अफेयर्स को। एक दिन में 1 महीना कैसे रिवाइज करेंगे? अगर आपके अपने नोट्स बने हुए हैं तो 1 महीना रिवाइज करने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे बस। अब आप सोचिए कि पूरा महीना अभी तक आप लोग कर रहे हैं, आपको कितना कितना टाइम लग रहा है 1 महीने का करंट अफेयर पूरा करने में। एमसीक्यूज के थ्रू भी अगर आप 1 महीने का करंट अफेयर करते हैं प्रॉपर, सारी न्यूज कवर करके, सारे एमसीक्यूज कवर करके, तो आपको 4-4 घंटे लग जाएंगे। उसमें भी पूरी न्यूज कवर नहीं होगी, सिर्फ एमसीक्यू का पार्ट कवर होगा। तो हमें डेली का अपना लिखना है, क्योंकि मेंस में बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ करंट अफेयर्स की आती है। और फिर एग्जाम में क्या होता है, बच्चे 40 में से 20 नंबर लेकर आ रहे हैं, 40 में से 18 नंबर लेकर आ रहे हैं। भैया हमें ये नहीं करना, क्योंकि फिर यहाँ पर क्या होता है, इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन 5 नंबर से रह जाता है, 6 नंबर से रह जाता है। हम यहीं पे अगर 40 में से 30 लेकर आएंगे तो हम इस ये मार्जिन ही नहीं रखेंगे अपने पास कि सिलेक्शन रुके हमारा। हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, सिलेक्शन हमें मार्जिन पे नहीं लेना। कोई खैरात में नौकरी नहीं दे रहा है, हमें अपनी काबिलियत से नौकरी लेनी है। जितने तमाम रिश्तेदार हैं उन सबको जवाब देना है कि सरकारी नौकरी करते हैं हम लोग।
तो करंट अफेयर्स के लिए मैं बार बार बोलूंगा, करंट अफेयर्स डेली लिखने की आदत डाल लीजिए। इंग्लिश के लिए एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करिए। एडिटोरियल लेवल की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को मैं विद द टाइम प्रोवाइड कर दूंगा, हर हफ्ते में एटलीस्ट 4 से 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे दूंगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए जब हमारा टाइम आएगा हम लोग तब डिस्क्रिप्टिव को डिस्कस करेंगे, उस समय क्या टॉपिक न्यूज के चल रहे हैं, क्या टॉपिक डिस्क्रिप्टिव वाले चल रहे हैं। अभी हमें डिस्क्रिप्टिव के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा पेपर आरबीआई असिस्टेंट का आने वाला है, टाइम हमारे पास 3 महीने का आप मानकर चलिए। 3 महीने में हमें खुद को आरबीआई असिस्टेंट के लिए रेडी करना है। मेरे हिसाब से आप 60 से 70 डेज में रेडी हो जाएंगे, इस हिसाब से आप करते रहेंगे, फिर भी हम थोड़ा बफर टाइम लेकर चलेंगे। चलिए अब हम लोग डे बाय डे स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं, किस दिन हमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। प्राइमरी हम लोग क्वांट्स को ही डिस्कस करेंगे। रीजनिंग के लिए आपको मैं बता चुका हूं, एक मिसलेनियस टॉपिक और 10 सेट सीटिंग अरेंजमेंट या पजल डायरेक्ट, और अगर वीडियो से करेंगे तो 5 सेट सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जब मॉक टेस्ट करते हैं ना, हमारे पास क्या होता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हम इन्हीं 3 मेन सेक्शन की बात कर रहे हैं, जीए कंप्यूटर्स की अभी नहीं कर रहे हैं। रीजनिंग आप सब लोग कर लेते हो। रीजनिंग में ऑन एन एवरेज सब लोग जो भी मतलब जिन्होंने ढंग से प्रैक्टिस करी है, 35 में से 32 तक मेरे पास बच्चे टेलीग्राम में स्कोर कर रहे हैं। बच्चों को दिक्कत आ रही है इंग्लिश में और क्वांट्स में। इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा गलती आप लोग करते हो, और मैंने देखा बहुत सारे ट्यूटर्स भी ये बात बोलते हैं, सॉरी मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता, बट इंग्लिश में एडिटोरियल पढ़ना बंद कर दो। एडिटोरियल मत पढ़ो, सुनने में अजीब सा लगेगा। एडिटोरियल में आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, एग्जाम में आता है रीडिंग के साथ कॉम्प्रीहेंड करने के लिए। अगर आप एडिटोरियल ना पढ़ के आप सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आप करते हो तो आपके एडिटोरियल में जो भी आप रीड कर रहे हो वो आप ऑलरेडी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर कर लोगे। आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो, साथ में 2 क्लोज टेस्ट या फिर 2 पैरा जंबल, ये आपको करना ही करना है। आप ये मान लीजिए डेली का टारगेट आपका 2 आरसी प्लस साथ में 2 क्लोज टेस्ट या फिर 2 पैरा जंबल, ये आपको डेली करना ही करना है। उसके अलावा जो भी कुछ है जो आप करेंगे ये आपको करना ही करना है। इंग्लिश की सबसे बड़ी गलती होती है कि आप एडिटोरियल पढ़ते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप एडिटोरियल मत पढ़ो, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो। जो आपकी वोकैब होगी वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में कवर होती चली जाएगी। क्वांट्स के अंदर क्या होता है, क्वांट्स के अंदर बच्चे जो मेरे पास बताते हैं 35 क्वेश्चन का सेक्शन आया, 35 में से बच्चों ने 25 ही अटेम्प्ट कर पाए, 25 में भी 2-3 गलत हो गए। क्वांट्स की प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि जो भी क्वेश्चन सामने हो, चाहे वो डीआई हो, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे अरिथमेटिक हो, आपको क्वेश्चन फिल्टर नहीं करना है। बच्चे मेरे को बताते हैं कि सर अरिथमेटिक आया, हमने वो छोड़ दिया, पहले हमने नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और डीआई कर लिया, बाद में हमारे पास टाइम ही पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि टाइम तो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करने में लगा दिया। आपके पास सामने जो सवाल है प्री लेवल का, आप ये समझिए, प्री लेवल का आरआरबी पीओ मेंस लेवल तक का, आरआरबी क्लर्क प्री से लेके आरआरबी पीओ मेंस लेवल तक का कोई अरिथमेटिक का सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करोगे सारे सवाल सॉल्व होंगे और वो डुएबल होते हैं। 2025 के आरआरबी पीओ मेंस में बच्चों ने काफी बोला कि सर हमें मैथ्स में दिक्कत हुई, हमें क्वांट्स का सेक्शन बहुत ज्यादा टफ लगा, उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे। अगली स्लाइड में इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्वांट्स के सेक्शन को लेकर। जब हम लोग क्वांट्स की बात करते हैं तो एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे का प्राइमरी फोकस डीआई पर है, तो उन्होंने डीआई को इतना ज्यादा टफ कर दिया है, इतना ज्यादा टाइम टेकिंग कर दिया है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। यही अगर आप अरिथमेटिक कर लो, साथ में अरिथमेटिक करो, आपके मान लीजिए अगर 10 सवाल भी आ रहे हैं, 10 सवाल आपके आराम से 6 से 7 मिनट में हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन फिल्टर करने का आपका टाइम है वो टाइम भी बचेगा। अगर आपने 1 से 1.5 मिनट भी आपने अगर यहाँ पे टाइम बचा लिया तो आप 2 से 3 छोटे सवाल कर सकते हो। जो सवाल सामने है, चाहे रेशियो का हो, परसेंटेज का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, सिंपल इंटरेस्ट का हो, मेंसुरेशन का हो, मिक्सचर का हो, डीआई का हो, नंबर सीरीज का हो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का हो, आपको वो सवाल सामने अटेम्प्ट करना है अपने मॉक टेस्ट में। जब तक आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे ढंग से, अगर आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चन ही छोड़ते चलोगे तो आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, प्रैक्टिस तो हुई नहीं ना।
प्रैक्टिस तो सिर्फ इन्हीं 3-4 टॉपिक्स की रह गई कि डीआई कर लिया, नंबर सीरीज कर ली, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, क्वाड्रेटिक कर लिया। जब आपको 100 में से 100 अटेम्प्ट करने हैं प्री में, या 100 में से 95 अटेम्प्ट करने हैं प्री में, क्योंकि कट ऑफ 85 और 90s में जा रही है, या 95 और 98 के बीच में कट ऑफ जा रही है आरबीआई असिस्टेंट जैसे एग्जाम में, तो आपके पास क्वेश्चन फिल्टर आउट करने का स्कोप नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी में जो सवाल आपके सामने है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अपने वीक एरियाज को देख पाओगे। जब तक वीक एरियाज आइडेंटिफाई नहीं करोगे, कोई भी प्रैक्टिस आपका एग्जाम क्लियर नहीं करा पाएगी। अदरवाइज जहां पे कट ऑफ कम जाती है, आप वो एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे, बट जो बेटर जॉब्स है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की जैसे है, काफी सारे बच्चों ने सिर्फ इसीलिए नहीं भरा कि सर हाई कट ऑफ जाती है, सीट्स कम है। अरे क्या हो गया, हाई कट ऑफ जाती है तो अपनी तैयारी ऐसी करनी है ना हमें। जब क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन डुएबल है, हम क्यों उस क्वेश्चन से डर के भागते हैं, क्यों हमें वो क्वेश्चन नहीं करना है। इन मिस्टेक्स को दूर करना है हमें। और अब हम लोग पहले डेली टारगेट समझते हैं, डेली टारगेट हमारे क्या है। एक बार हम डेली टारगेट के हिसाब से एक बार रगड़ के खुद को मेहनत कर लो, रगड़ लोगे एक बार ढंग से, महीने भर खुद को ढंग से मेहनत कर लोगे, तो फिर आपको टारगेट बहुत इजी लगने लगेगा। फिर आपको लगेगा कि हर एग्जाम आपका क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। इंग्लिश के सेक्शन में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डेली प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है ना। जो एरर के वीडियोस होते हैं ना, एरर्स के लिए आप लोग गूगल करिए टॉप 20 एरर्स नाउन, टॉप 20 एरर्स प्रोनाउन, टॉप 20 एरर वर्ब। किसी भी टीचर की एक प्लेलिस्ट ऐसी देख लीजिए जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ग्रामेटिकल एरर के लिए हो। दो दो बार आप एक प्लेलिस्ट को देख लीजिए, उसके बाद आपको एरर्स का आइडिया लग जाएगा। बट इंग्लिश स्कोर करोगे आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, क्लोज टेस्ट से, और पैराजंबल से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल्स, ये सोर्सेज हैं जहां से आप इंग्लिश में स्कोर करोगे। ये अगर तीनों सेक्शन आपने अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपके इंग्लिश में 15 मार्क्स तक आराम से आ सकते हैं। इन्हीं तीनों सेक्शन पे आप लोगों को फोकस करना है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लोगों के पास रीडिंग मटेरियल होना चाहिए। या तो आप लोग कोई एडिटोरियल रीड करिए, या फिर मैं जो ग्रुप के अंदर शेयर करता रहूंगा आपसे, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ रीडिंग का मटेरियल शेयर करूंगा, चाहे वो करंट अफेयर्स रिलेटेड हो, एनवायरमेंट रिलेटेड हो, उसको करिए। और उसके साथ साथ जो मेरे डिस्क्रिप्टिव के वीडियोस है ना, आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो मैंने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के वीडियोस डाले हैं, उन वीडियोस को देखिए, उनसे आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा टॉपिक्स किस तरह से आते हैं। पैराजंबल्स के लिए मैं जुलाई से सीरीज शुरू करूंगा, पहले मैं जून से करने वाला था, अब मैं जुलाई से सीरीज शुरू करने की सोच रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को अराउंड 60 पैराजंबल्स कराने की कोशिश करूंगा आपके एग्जाम्स तक। 60 पैराजंबल्स आप लोगों के लिए काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी। उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। वो कैब के लिए मैंने अराउंड 40 शॉर्ट्स डाले हुए हैं, हर शॉर्ट में 5-5 वर्ड है। वो कैब के लिए मैं एक सीरीज और लेकर आने की सोच रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को अराउंड 20-20 वर्ड के डेली वीडियोस बनाऊं, कि 1 महीने तक या 2 महीने तक आप डेली 20-20 वर्ड्स करते रहोगे तो आप लोगों की वोकैब स्ट्रांग होती चली जाएगी। कोशिश करूंगा मैं ये सीरीज लेकर आऊं जून मिड में या फिर जून एंड से, बट लेट्स सी टाइम की कितनी अवेलेबिलिटी रहती है मेरे पास। अब डे वाइज टारगेट हम लोग एक बार देखना शुरू करते हैं कि डेली आपको किस तरह से पढ़ना है। 2 महीने से 3 महीने का टाइम आप लोगों को देना होगा, खुद को देना होगा, आपके एग्जाम्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। डेली टारगेट 16 जून से मैं टेलीग्राम ग्रुप में शुरू करूंगा। डेली का मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा, कौन सा वीडियो करना है उसके लिए पीडीएफ दूंगा क्वेश्चंस के लिए, वो आप लोगों को करनी है। कोशिश करिए 16 जून से मेरे साथ आप लोग जुड़िए। 16 जून से हम लोग डेली टारगेट के हिसाब से अपनी तैयारी करना शुरू करेंगे। अब एक बार हम डेली समझ लेते हैं हमें कैसे कैसे करना है। जब तक हम लोग डेली टारगेट शुरू नहीं कर रहे, तब तक आप लोग सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन की कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिए, नंबर सीरीज के कुछ यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए। डे वन का आप लोगों का टारगेट रहेगा जैसे पहले भी था। डे वन में आप लोगों को रेशियो के 50 क्वेश्चन करने हैं और सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चन करने हैं। 60 डेज का हम लोग मार्जिन लेकर चलेंगे यहाँ पे, जिसमें हमारे पास प्री के भी 30 डेज होंगे और मेंस के लिए भी 30 डेज होंगे। एक रफ एस्टिमेट है, टारगेट हमें ऊपर नीचे करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल डेट्स ऑफ एग्जाम। रीजनिंग में आपको डेली 10 सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स करने ही करने हैं। फर्स्ट डे मैं ये मानकर चलूंगा आप लोगों को वीडियोस देखने में या शुरू करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, सोर्सेज कलेक्ट करने में टाइम लग सकता है आप लोगों को। सोर्सेज कहाँ पे मिलेंगे वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। इंग्लिश के आप लोगों को डेली 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं और 2 क्लोज टेस्ट करने हैं। फिर ग्रामर के लिए बच्चे पूछते हैं कि सर एरर कैसे करना है, सेंटेंस करेक्शन कैसे करना है। उसके लिए अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रामर रूल्स किए हुए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं किए हुए यूट्यूब पर सर्च करिए टॉप 20 एरर्स नाउन।
आपको नाउन के काफ़ी सारे एरर्स के वीडियोस मिलेंगे। हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे इसके अंदर, जैसे क्वांट्स कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, सेम वे इंग्लिश करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक चलना है। टॉप 20 एरर्स नाउन सर्च करेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगे। एक वीडियो या 2 वीडियो आपको देखने होंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जीए आप लोगों को साथ में लेकर चलना है। जीए आप लोग साथ में लेकर चलेंगे। स्टैटिक बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 16 वीडियोस की है, ये आप लोगों को करनी है। फर्स्ट वीक के जनवरी के करंट अफेयर्स का सिर्फ वीडियो करना है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी जनवरी के करंट अफेयर्स करे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना है। नहीं करे हुए हैं तो आप लोग फर्स्ट वीक का मेरा जनवरी करंट अफेयर का वीडियो देख के शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस का फर्स्ट वीडियो आप लोगों को देखना होगा। डेली का टारगेट है ये, जो भी वीडियो देखेंगे आपको उसके नोट्स बनाने हैं। करंट अफेयर्स आप लोग जब करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर मेरे 7 दिन के होंगे इकट्ठे, 8 दिन के होंगे डेली, तो एक बार में आप पूरे करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बना सकते, बट वीडियो देखते हुए 2-2 दिन करके आप बिल्कुल बना सकते हैं। सेकंड डे आएगा, क्वांट्स में आप लोगों को परसेंटेज के 50 क्वेश्चंस करने हैं, सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चंस करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़रूरी हैं। मुझे इस तरह की प्रिपरेशन करके मत बताइएगा कि सर हमने मॉक टेस्ट करा, मॉक टेस्ट में हमने अर्थमेटिक छोड़ दिया। अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो फिर प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं होगा। रीजनिंग में आप लोगों को 10 सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल करने हैं सेकंड डे पर भी। इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 क्लोज टेस्ट और टॉप 20 एरर्स नाउन सेकंड डे पर भी करना है। टॉप 20 एरर्स फर्स्ट डे करें, दोबारा से दूसरे किसी वीडियो से आपने टॉप 20 एरर्स फिर कर लिए। नाउन का टॉपिक आपका अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि आपको अच्छे से आता है, इंक्लूडिंग सारे रूल्स। कोशिश ये करिएगा कि आपको इनके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने हैं। पहला महीना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा, दिन के 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जीए में बैंकिंग अवेयरनेस का नेक्स्ट टॉपिक करोगे आप लोग, प्लस जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स सिर्फ वीडियो देखकर ही आप रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स यहाँ बनाने की नीड नहीं होगी। कंप्यूटर अवेयरनेस का सेकंड वीडियो आप लोग देखोगे। फिर थर्ड डे पे रेशियो के साथ आप पार्टनरशिप करोगे, क्योंकि दोनों ही टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोशिश करना कि एटलीस्ट 50 या फिर 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज के। जब भी मैं नंबर सीरीज बोलूंगा तो उसमें नॉर्मल नंबर सीरीज भी चलेगी, रॉन्ग नंबर सीरीज भी चलेगी। ऐसे ही जब सिंप्लीफिकेशन बोल रहा हूँ तो सिंप्लीफिकेशन का ही मतलब अप्रोक्सीमेशन होगा। तीसरे दिन तक मैं ये मानकर चलूंगा कि आपकी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो जो नंबर होंगे वो हम 10 से बढ़ा के 15 कर चुके होंगे यहाँ पर। इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चलेंगे, साथ में 20 एरर्स प्रोनाउन के। नाउन हम लोग 2 दिन कर चुके हैं, थर्ड डे हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन करेंगे। जीए में बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक, 2 दिन आपने जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा। तीसरे दिन आपको उसका राइटअप पूरा करना है। 7 से 8 दिन का राइटअप होगा, 15-20 पेज करीब हो रहेंगे इसके, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट 2 डेज में भी 2-2 3-3 पेज लिख लिए तो फिर बचा हुआ आप एक दिन लगा के, 1 घंटा लगा के आप पूरा राइटअप कर सकते हैं। पीडीएफ मैंने ग्रुप में ऑलरेडी दी हुई है। नहीं आप लोगों के पास हो, आप लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। ये मेरा बैंकिंग का ग्रुप है टेलीग्राम पर, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। कंप्यूटर अवेयरनेस का थर्ड वीडियो हमें करना है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टैटिक जीके अभी तक नहीं छुई है। स्टैटिक जीके जो सिर्फ करंट अफेयर्स के साथ साथ करनी है, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डे 4 आप एज प्रॉब्लम्स करिए कौनस में। एज के 50 क्वेश्चंस करिए, नंबर सीरीज के 30 क्वेश्चंस करिए। नंबर सीरीज अगेन रॉन्ग नंबर और नॉर्मल दोनों मिक्स रहेंगे इसमें। रीजनिंग में 10 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल करिए, साथ में 20 क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज के करिए। इनइक्वालिटीज के भी 20 क्वेश्चंस करिए रीजनिंग में। इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल्स, मतलब 2 सेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और 2 सेट पैराजम्बल्स के, और टॉप 20 एरर्स प्रोनाउन के करिए। अब तक 4 दिन में इंग्लिश में हम लोगों ने नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, दोनों के 40-40 क्वेश्चंस कर लिए। 40 क्वेश्चंस में से काफ़ी सारे रूल्स आपके ओवरलैप भी हो जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती चली जाएगी। जीए में बैंकिंग अवेयरनेस का अगला टॉपिक करिए, और फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स के नोट्स मेकिंग को कंप्लीट करिए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो यहाँ पे आप रिवीजन भी करिए साथ साथ। कंप्यूटर अवेयरनेस का फोर्थ वीडियो देखिए। डे 5 की बात करें, डे 5 में आप लोगों को परसेंटेज रिवाइज करते हुए उसके साथ में प्रॉफिट लॉस के 50 क्वेश्चंस करने हैं। 20 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करिए। रीजनिंग के 10 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, 20 क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज के करिए यहाँ पर। इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए, पैराजम्बल्स करिए। एडजेक्टिव के 20 एरर्स का क्वेश्चन, एडजेक्टिव के 20 एरर के क्वेश्चंस कीजिए। जीए में बैंकिंग अवेयरनेस का अगला टॉपिक, सेकंड वीक का करंट अफेयर वीडियो से आप रिवाइज करिए। साथ में कोशिश करिए कि 2 डेज का राइटअप भी कर पाए। 2 दिन का राइटअप
40-45 मिनट्स का वीडियो होगा, 10 मिनट आपको पीडीएफ से देख के राइट अप बनाने में लगेंगे। 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को देंगे, आधा पौन घंटे का बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक होगा। अच्छे से आपकी तैयारी होती चलेगी। कंप्यूटर अवेयरनेस का वीडियो 5 देख के निपटा दीजिए यहीं पर। सारे सब्जेक्ट प्री से पहले आप लेकर चल लीजिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए, आपको बाद में लोड ना पड़े, बाद में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो जाए। डे 6 में रेशियो और एवरेजेस एक साथ करिए, दोनों के मिला के 50 क्वेश्चन करिए। इसमें रेशियो का मतलब पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, रेशियो के साथ साथ पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। डीआई की क्लास करिए। डीआई के मैंने टोटल 10 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उन्हें आप लोग कर सकते हैं। किसी और सोर्स से आप लोग डीआई कर रहे हैं, वहां से आप लोग करिए। मैं सिर्फ आपको टारगेट दे रहा हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी कि आप क्वांट्स रीजनिंग के लिए मेरे सोर्सेज को फॉलो करें। जो भी आपका सोर्स है आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आप मानकर चलिए कि आपको ये डेली करना ही करना है। एडिटोरियल नहीं करना, एडिटोरियल की जगह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। टॉप 20 एरर करिए एडजेक्टिव के साथ में, नाउन और प्रोनाउन जो करा था उसका रिवीजन भी करिए। जीए में बैंकिंग अवेयरनेस का अगला टॉपिक, सेकंड वीक का करंट अफेयर्स, खाली वीडियो देखिए इसका। कोशिश करिए कि 2 दिन का राइट अप यहाँ भी कर लीजिए। अब तक सेकंड वीक का भी 4 दिन का राइट अप आप कर चुके होंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस का वीडियो नंबर 6। डे 7 क्वांट्स में मिक्सचर एलिगेशन करिए। अगर आपने रेशियो कर लिया है, आपने पार्टनरशिप कर लिया है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन रेशियो पर ही पूरा बेस होता है। थोड़ा बहुत परसेंटेज का रोल आता है, तो परसेंटेज भी आप पीछे कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन करिए एटलीस्ट, इसके 50 से ज़्यादा क्वेश्चन। डीआई की क्लासेस करिए जितना भी आपके पास टाइम बचता है। कोशिश ये करिए कि एटलीस्ट 3 सेट डीआई आप डेली लगाते चलें। 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज के करिए। रीजनिंग की 10 सीटिंग अरेंजमेंट पजल करिए, 20 क्वेश्चन सिलोजिज्म के करिए। इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए, साथ में 20 क्वेश्चंस एडवर्ब के करिए। अगर टाइम बचता है तो क्लोज टेस्ट या फिर पैरा जंबल्स आप साथ में करते रहिए। बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक करिए। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स के नोट्स मेकिंग करिए। अगर वीडियो के साथ आपने 2-2 दिन भी कर लिए तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 दिन का राइटअप बचेगा। 3 दिन का राइटअप करके आप पूरा सेकेंड वीक आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस का वीडियो 7 करिए। अगर इसके बाद दिन में टाइम बचता है जिस भी दिन में, उसमें कोशिश करिए कि करंट अफेयर्स के साथ का जो स्टैटिक पार्ट मैंने जनवरी फर्स्ट वीक के वीडियो में आपको लिखना बताया है, उस तरह से आप लिखते चलिए। डे 8 की अगर हम लोग बात करें, SICI करिए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा परसेंटेज और रेशियो पर बेस्ड है। इन 2 टॉपिक से आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। डीआई की क्लास करिए। सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चंस करिए। रीजनिंग के 10 सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स कीजिए, ब्लड रिलेशन कीजिए रीजनिंग में। इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो आपको डेली करना ही करना है। आपको एडिटोरियल नहीं पढ़ना। एडिटोरियल मत पढ़ो, डायरेक्ट आरसी की प्रैक्टिस करो। कहाँ पे सोर्स मिलेंगे, मैंने लास्ट में कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं आपको सोर्सेज दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आपको क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। 2 पैरा जंबल्स करिए, 20 एरर्स एडवर्ब के कीजिए। जीए में बैंकिंग अवेयरनेस का अगला टॉपिक, फर्स्ट और सेकंड वीक के करंट अफेयर्स का रिवीजन। कंप्यूटर पे आप एक आध दिन का बीच में ब्रेक ले सकते हो, या फिर आप पिछला कंप्यूटर जो भी पढ़ लिया 5-6 क्लासेस का, उसे रिवाइज कर सकते हो एक दिन। डे 9 SICI फिर से करिए, 50 क्वेश्चंस उठाइए इसके। डीआई की क्लास करिए, नंबर सीरीज के 50 क्वेश्चंस उठाइए। रीजनिंग में 10 सीटिंग अरेंजमेंट पजल करिए, ब्लड रिलेशन करिए। हमने 2 दिन इनइक्वालिटीज करा, 2 दिन शिलॉक्स करा, 2 दिन ब्लड रिलेशन कर रहे हैं। एक दिन में अगर आप 20-20, 25-25 सवाल भी लगाओगे इन टॉपिक्स के, तो ये टॉपिक्स आपके स्ट्रांग होते हुए चले जाएंगे। एक बार आपके टॉपिक्स स्ट्रांग हो गए, फिर रीजनिंग में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है पीडीएफ से या फिर मॉक टेस्ट से या सेक्शनल टेस्ट से। इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली करने ही करने हैं। 2 पैरा जंबल्स करिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स करिए। टॉपिक लिखने का मतलब है कि इसके एरर्स के आपको वीडियो करने हैं। जीए में बैंकिंग अवेयरनेस करिए। थर्ड वीक ऑफ करंट अफेयर्स शुरू कर दीजिए अब यहाँ पे। थर्ड वीक ऑफ करंट अफेयर्स जनवरी का वीडियो देखिए। कंप्यूटर अवेयरनेस में अगले वीडियो पर आ जाइए। नेक्स्ट डे अब टाइम एंड वर्क करिए। टाइम एंड वर्क में परसेंटेज का, रेशियो का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। टीआई की क्लास लगाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे क्वेश्चंस कीजिए। रीजनिंग में 10 सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल आपका डेली एज इट इज चलता रहेगा, जैसे इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स कीजिए। जीए में बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक, जब तक बैंकिंग अवेयरनेस पूरी नहीं हो जाती आपकी एज इट इज चलती रहेगी।
थर्ड वीक करंट अफेयर्स करिए, वीडियो देखिए खाली, और वीडियो के साथ में 2 दिन का राइटअप कर लीजिए। कंप्यूटर अवेयरनेस की 9th क्लास कर लीजिए। डे 11 पाइप एंड सिस्टर्न करिए। पाइप एंड सिस्टर्न आपका पूरा पूरा टाइम एंड वर्क पर ही बेस्ड है। एक दो क्वेश्चंस का फर्क होता है, एक दो कॉन्सेप्ट्स का, बाकी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है पाइप एंड सिस्टर्न का भी, टाइम एंड वर्क का भी। डीआई साथ में करते चलिए। अब 10 दिन के बाद आप उस स्टेज पर आ गए हैं जब आपको 3 सेट डीआई डेली करना ही करना है। 3 सेट डीआई, अगर टाइम बचे तो 5 सेट डीआई करो। इसमें प्री और मेंस नहीं होता। आईबीपीएस पीओ मेंस का लेवल मत करो। आरआरबी पीओ मेंस का लेवल चाहो तो अभी मत करो, बाकी सारे लेवल करो। चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क प्री हो, आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो, एसबीआई क्लर्क मेंस हो, आरआरबी क्लर्क मेंस हो, ये सारे लेवल आप करते चलिए इन क्वेश्चंस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करिए। 10 सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल एज इट इज डेली चलता रहेगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग करिए, साथ में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की 10-15 क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कर लीजिए। इंग्लिश के 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने ही करने हैं। फिर कंजंक्शंस पे एरर करिए। जीए का अगला टॉपिक करिए बैंकिंग अवेयरनेस का। थर्ड वीक के करंट अफेयर के नोट्स बनाइए। इस दिन आपके नोट्स पूरे हो जाएंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए जीए का। कंप्यूटर अवेयरनेस का 10th वीडियो पूरा करिए। क्वांट्स की बात करें आगे डे 12 पे, बोर्ड्स के 50 क्वेश्चंस करिए। डीआई की क्लासेस लगाइए या फिर डीआई की खाली प्रैक्टिस करिए अगर क्लासेस की आपको नीड नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिर से 30 क्वेश्चंस करिए। रीजनिंग में 10 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल करिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग करिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करिए। ये सिंपल टॉपिक्स हैं, इसलिए आप दो दो टॉपिक्स एक साथ क्लब कर सकते हो। इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो करना ही करना है। कंजंक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देखकर करिए या फिर खुद से करिए अगर टॉपिक क्लियर हो गया है तो। बैंकिंग अवेयरनेस को टॉपिक करिए अगला। थर्ड वीक ऑफ करंट अफेयर के नोट्स कंप्लीट करिए। कंप्यूटर अवेयरनेस का वीडियो नंबर 11 करिए। डे 13 में ट्रेन्स के 50 क्वेश्चन करिए। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में सबसे पहले बोर्ड्स करिए, क्योंकि बेसिक फार्मूला पता होने के बाद में बोर्ड्स में 3 या 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिर आप ट्रेन्स करिए। बोर्ड्स आपको क्लियर है तो ट्रेन में आपकी रिलेटिव स्पीड क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 या 3 एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आते हैं ट्रेन्स में। उसके साथ में डीआई की क्लास करिए। ट्रेन्स क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंथी हो जाता है, मैंने कोई सब टॉपिक यहाँ पर नहीं दिया आप लोगों को, इसलिए। रीजनिंग में 10 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स कीजिए, साथ में कोडिंग डिकोडिंग कीजिए। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए, प्रीपोजिशंस के एरर करिए। 20 एरर्स प्रीपोजिशन आप सर्च करोगे, आपको काफी सारे टीचर्स के वीडियोस मिलेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक करिए। फोर्थ वीक करंट अफेयर शुरू कर दीजिए डे 13 से। कंप्यूटर अवेयरनेस का वीडियो नंबर 12। अब ये जब मैंने वीडियो बोला है, मैं कोशिश ये करूंगा आप लोगों को कल से डेली कंप्यूटर अवेयरनेस के वीडियोस दे दूं। अगर इन केस किसी दिन नहीं दे पाता, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस की पीडीएफ दी हुई है। पूरी पीडीएफ 12 चैप्टर्स में बटी हुई है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। डे 14 की जब बात करते हैं, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस करिए, जो ट्रेन और बोट्स के अलावा बचे हुए कॉन्सेप्ट्स होते हैं। डीआई करिए, नंबर सीरीज करिए। डीआई क्लास से अगेन यहाँ पे मेरा मतलब है कि 3 से 5 सेट आपको डीआई के करने करने हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के 10 सेट लगाइए, पजल्स के 10 सेट, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट पजल मिक्स करके 10 सेट लगाइए। कोडिंग डिकोडिंग करिए। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना करना है। अब यहाँ प्रीपोजिशन के एरर करिए। बैंकिंग अवेयरनेस का अगला टॉपिक करिए। जनवरी 4th वीक को आगे कंटिन्यू करिए। डे 15 की बात करेंगे। ये क्वांट्स में आपका बफर डे रखिए। पिछला कोई टॉपिक अगर नहीं हो पाया है या फिर मिक्स आपको कहीं पे पीडीएफ्स मिल रही हैं, मिक्स टॉपिक के क्वेश्चंस करिए। डीआई करिए, आगे सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करिए। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल करिए। रीजनिंग में 10 सेट, इसका मतलब हमेशा 10 सेट रहेगा ही रहेगा। इनपुट आउटपुट करिए। अब तो इनपुट आउटपुट का नया पैटर्न भी आ गया है जो आपके बाकी मेंस एग्जाम्स में आता है। नहीं भी हो रहा है, एटलीस्ट बेसिक तो कर ही लीजिए। एक बार 2017 में OICL के प्री में इनपुट आउटपुट आ गया था, पहले इनपुट आउटपुट प्री में नहीं आता था। वर्स्ट केस में अगर आ जाए, एटलीस्ट बेसिक इनपुट आउटपुट भी अगर प्री में आ गया तो आप लोग कर पाओ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अगेन 2 सेट, और जितने भी एरर्स करे हैं उसका रिवीजन करिए। कुछ अगर छूट गया मेरे से टॉपिक, वो टॉपिक आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं बफर डे में। जीए में बैंकिंग अवेयरनेस आके कंटिन्यू करिए। 4th वीक के नोट्स कंप्लीट कर लीजिए 15वें दिन तक। फिर मेंसुरेशन 2D करिए, 50 क्वेश्चन लगाइए इसके। काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर के, ट्राइंगल के, रेक्टेंगल के, गार्डन वाले आते हैं, सर्किल वाले आते हैं, फेंसिंग के क्वेश्चंस आते हैं। 30 नंबर सीरीज लगाइए। सीटिंग अरेंजमेंट पजल करिए, इनपुट आउटपुट को दोबारा से प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए, सारे एरर्स को रिवाइज कीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक करिए। 4th वीक की नोट्स मेकिंग कंप्लीट करते हुए 4th वीक को रिवाइज करो यहाँ पे। और स्टैटिक जीके शुरू कर दो, एक एक दो दो टॉपिक करके।
स्टैटिक जीके के वीडियोस में आप लोगों को दूंगा। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, स्टैटिक जीके में क्या क्या करेंगे। 17th डे पर मेंसुरेशन 3D करिए। अब यहाँ पे आप क्यूब के, क्यूबॉइड के, ये वाले सवाल करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करिए, डीआई करिए, नंबर सीरीज करिए। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल करना ही करना है, साथ में डायरेक्शन टेस्ट करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ में क्लोज टेस्ट लगाइए। बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक तो 16 टॉपिक की मेरी प्लेलिस्ट है पूरी, बैंकिंग अवेयरनेस उसमें पूरी कवर हो चुकी है, तो यहाँ पे आप रिवीजन करिए। बैंकिंग अवेयरनेस रिवीजन करिए। जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक का रिवीजन करिए। स्टैटिक जीके का टॉपिक अपना लेकर चलिए आगे। 18th डे पे क्वांट्स में आपका बफर रखा है, जो भी आप टॉपिक करेंगे या मिक्स टॉपिक भी, मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे तो 50 अरिथमेटिक के मिक्स क्वेश्चंस करिए। डीआई की क्लास लगाइए, डीआई की वीडियोस करिए, डीआई पीडीएफ से सॉल्व करिए। सीटिंग अरेंजमेंट पजल करिए, डायरेक्शन टेस्ट करिए। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, ये करिए जितने आपको आप टाइम मैनेज कर पाए जितना ज़्यादा। बैंकिंग अवेयरनेस का रिवीजन करिए। जनवरी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक का रिवीजन करिए। स्टैटिक जीके का अगला टॉपिक शुरू करिए। डे 19-20 क्वांट्स यहाँ तक आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी करिए। डीआई की क्लास करिए, डीआई के वीडियोस लगाइए। सीटिंग अरेंजमेंट करिए, पजल करिए, मिक्स क्वेश्चंस करिए मिसलेनियस के, जो भी रीजनिंग के आपको मिल जाए क्वेश्चन। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए करिए, इंग्लिश में फिलर्स करिए। फिर बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक करेंगे। जनवरी का पूरा जनवरी रिवाइज करिए, दोनों दिन जनवरी रिवाइज करिए। कंप्यूटर अवेयरनेस की अगली क्लास करिए। स्टैटिक जीके का टॉपिक करिए। अगर यहाँ तक सिलेबस पूरा हो चुका है तो इसे रहने दीजिए, शायद दोबारा टाइप हो गया है। यहाँ पे आप रिवीजन करिए कंप्यूटर अवेयरनेस का। जब आपका प्री हो जाएगा उसके बाद में कंप्यूटर अवेयरनेस के एमसीक्यूज करना शुरू करेंगे। बट प्री से पहले पहले कंप्यूटर अवेयरनेस की थ्योरी पूरी करनी है आपको। डे 21 से 30 तक आपको क्या करना है, अब आपका यहां तक ये मानकर चला जाएगा कि आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो गई है, क्वांट स्ट्रांग हो गई है, प्रैक्टिस की कमी है। जब हमने हर टॉपिक पे, क्वांट्स के हर टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चंस कर लिए तो उसमें जितने तरह के क्वेश्चंस थे आपके कवर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करे हुए हैं स्पीड बिल्डिंग के साथ कि कैसे आपको स्पीड बिल्ड करनी है। अब यहाँ पर ये 10 दिन तक आपको प्रैक्टिस पीडीएफ करनी है बाकी ट्यूटर्स की। बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। फुल मॉक पीडीएफ भी लगाओ, मॉक टेस्ट मत दो। मॉक टेस्ट देने को नहीं बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट गलती से मत देना, क्योंकि एग्जाम लेवल और मॉक टेस्ट लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी पूरी पीडीएफ होती है, 25 क्वेश्चन की पीडीएफ होती है, 30 क्वेश्चन की पीडीएफ होती है। मैंने जिन टीचर्स को फॉलो करा था, सर अगर मैं आप लोगों का नाम ले रहा हूँ और आप लोगों को अच्छा ना लगे तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। बट मैंने आप लोगों से पढ़ाई करी थी, आप लोग मेरे गुरु रहे हैं, तो मैं आप ही लोगों का नाम लूंगा। मैथ्स में अरुण सिंह रावत सर की पीडीएफ्स आती हैं, अरुण सिंह रावत सर की। मैथ्स में संतोष सर हैं, इनकी पीडीएफ्स आती हैं। रीजनिंग में सौरभ सर हैं, पुनीत सर हैं। इन लोगों के टेलीग्राम चैनल सर्च करिए, वहां पे इन लोगों की फ्री पीडीएफ्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। फ्री पीडीएफ्स इन लोगों की हैं, और इन लोगों की पीडीएफ का जो लेवल आता है वही लेवल आपके एग्जाम में आता है, और वो लेवल मॉक टेस्ट से नहीं होता। प्री में, आरबीआई असिस्टेंट में, क्लरिकल प्री के लिए इन लोगों की प्री वाली पीडीएफ्स करिए, वो बेस्ट सोर्स है आप लोगों की पढ़ाई के लिए। जीए फरवरी का रिवीजन शुरू कर दीजिए, जैसे हम लोगों ने जनवरी करना शुरू करा था। 20 डेज में एक महीना आपका कंप्लीट हो गया। अब 20 डेज में आप नेक्स्ट महीना कंप्लीट करिए, फिर उसके 20 डेज में आप नेक्स्ट महीना कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जीए आपका प्रीवियस से शुरू होते होते पूरा आ जाएगा अभी पर। कंप्यूटर्स का रिवीजन करिए। स्टैटिक जीके के जो भी टॉपिक्स हैं वो आगे कंटिन्यू करते चलिए। स्टैटिक जीके में हम लोग क्या क्या करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टैटिक जीके में हमें क्या क्या करना है। हम लोग स्टैटिक जीके में रिवर साइड सिटीज करेंगे। थोड़ी राइटिंग को माफ करिएगा भी आप लोग। रिवर साइड सिटीज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, उनकी रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट्स उनके थ्रू पब्लिश होती हैं, और इसके साथ साथ कितने मेंबर्स हैं, ये हम लोग करेंगे। मिनिस्टर्स करेंगे, मिनिस्टर्स, उनकी मिनिस्ट्री और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फिर हम लोग किसी भी स्टेट को लेंगे, उस स्टेट के नेशनल पार्क देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे, उस स्टेट के सीएम को देखेंगे, गवर्नर को देखेंगे, कैपिटल को देखेंगे। उस स्टेट का कोई स्टेट एनिमल या बर्ड है, स्टेट बर्ड या फिर स्टेट एनिमल, ये हम लोग देखेंगे। इसके अलावा
हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जी जिस भी कंट्री में जाते हैं, जो कंट्री हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट बनती है, उसकी हमें कंट्री, सॉरी ये रब हो गया यहाँ पे, वो हमें कंट्री, कैपिटल, करेंसी और इसके लीडर का नाम, ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जब स्टेट्स हम लोग करेंगे, स्टेट्स के ही हम लोग स्टेडियम देखेंगे, स्टेट में कौन से इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, कौन से एयरपोर्ट हैं, कौन से वहाँ के फोक डांस या क्लासिकल डांस हैं, फोक डांस, क्लासिकल डांस, यहाँ पे कौन से पोर्ट्स हैं जो शिपिंग पोर्ट्स हैं, ये चीज़ें हम लोगों को देखनी होंगी। हर चीज़ का एक सेपरेट वीडियो होगा, पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप लोगों को दे दूंगा। लास्ट में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक्स भी दिए हैं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अब अभी तक मैं ये मानकर चलूंगा आप लोगों का 1 मंथ में रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली, क्वांट्स की प्रैक्टिस कर ली, आप लोगों ने अपने टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए, इंग्लिश के टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए, और पीडीएफ से जो फ्री पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल थी उसकी प्रैक्टिस कर ली। अब उसके साथ में अगले 10 डेज तक, डे 31 से लेकर डे 40 तक डेली एक एक मॉक टेस्ट लगाओ, डेली एक एक मॉक टेस्ट लगाओ। अगर जरूरत पड़ रही है, आप लोगों ने ऑलरेडी, आप लोगों का स्ट्रांग है काफी कुछ, तो इसको आप लोग डे 26 से भी शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं कि डे 31 से ही करो, वो तो 10 डेज मैंने उन लोगों के लिए लिया है जो लोग बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। आप डे 26 से यहाँ पे शुरू करो, उसमें डे 1 से डे 20 तक के जो टारगेट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, बट आपका टाइम कम लगेगा अब, और डेली एक मॉक टेस्ट लगाओगे। और हर मॉक टेस्ट के बाद आप फिगर आउट करोगे आपके वीक एरियाज कौन से हैं। जैसे आपने क्वांट्स करा, आप मुझे को बता रहे हो कि 35 क्वेश्चन में से आपने क्वांट्स में 28 करे और 28 में 25 सही हुए। अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब 7 क्वेश्चन आपने करे नहीं, 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। 3 क्वेश्चन क्यों गलत हुए हम ये फिगर आउट करेंगे। 7 क्वेश्चन जो आपने छोड़े, वो क्यों छोड़े, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आपकी स्पीड कम रह गई, या आपको आते नहीं थे, ये चीज हम लोग देखेंगे। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है मॉक टेस्ट की, वो मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दी है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अपनी प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि सामने जो भी सवाल हो, चाहे वो स्पीड मैथ्स हो, डीआई हो, अर्थमेटिक हो, सामने वाला सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं करना, क्वेश्चन फिल्टर नहीं करना है आपको अपनी प्रैक्टिस में। डे 41 से लेके डे 60 तक, अब आप 1 से 20 डे वाली साइकिल तो आप रिपीट करते जाइए, रीजनिंग, अर्थमेटिक, इंग्लिश और कंप्यूटर्स में। सेक्शनल टेस्ट दीजिए यहाँ पे क्यूआरई के लिए, बल्कि इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में बांट देंगे। 10 डेज तक खाली सेक्शनल टेस्ट दीजिए। हमने पीछे तक हम लोगों ने अपनी वीकनेस निकाल ली ना, पीछे हम लोगों ने मॉक टेस्ट के थ्रू ये देखा कि हमारी वीकनेस कहाँ आ रही है। अब हम सेक्शन टेस्ट में उन वीकनेस को ध्यान रखते हुए अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करेंगे। जीए आप पिछला रिवाइज करते चलिए। स्टैटिक जीके के अगर एक बार आपके नोट्स बन गए हैं, तो आप डेली के 2-3 टॉपिक्स प्रैक्टिस करते चलिए, उसको रिवाइज करते चलिए। डे 60 के बाद से आपको मॉक पेपर की जगह मेमोरी बेस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कोशिश करिए वो वाले मॉक्स देखिए जो मेमोरी बेस हो, या फिर ऑलरेडी काफी सारे एजुकेटर जो बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, वो लोग मेमोरी बेस पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं। मेमोरी बेस करिए, क्वांट रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन के सेट लगाइए, जिन भी टीचर्स के मिल जाए। डेली 10 सेट डीआई, 10 सेट पजल, ये करना ही करना है, चाहे प्री लेवल का हो, मेंस लेवल का हो। जो सामने आएगा वो करना है, इररेस्पेक्टिव की कौन सा पेपर आ रहा है। जो क्वेश्चन सामने आएगा वो आप लोगों को करना है। एक मॉक टेस्ट कोशिश करिए डेली करिए, डेली और वीकली बेसिस पे जीए रिवीजन करते चलिए। दैट्स ऑल। एक आखिरी चीज बच जाती है कि मैंने इतना सारा आप लोगों को टास्क तो बता दिया कि टास्क आप लोगों को करना कहाँ से है, इसके लिए सोर्सेज आप लोगों को क्या लेने हैं। आप लोगों को जो भी अच्छे एजुकेटर्स हैं, जो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, आपको उन लोगों के टेलीग्राम चैनल्स को, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने वीडियोस की पीडीएफ्स डालते हैं। उन लोगों का भी इसमें बेनिफिट है कि आप लोग उनसे सीखेंगे, उन्हें रेस्पेक्ट मिलेगी, आप लोगों की, आप लोगों का प्यार मिलेगा। आप में से किसी को अगर उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगे तो प्लीज उनके पेड कोर्स भी खरीदिएगा। मैं किसी पर्टिकुलर टीचर को प्रमोट नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि काफी सारे टीचर्स ऐसे ही हैं जिनसे मैं पढ़ा हूँ। मैंने पीछे भी आपको बताया कुछ टीचर्स के नाम जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं इस लायक बना हूँ। टीचर्स हमेशा सारे अच्छे हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में उनके चैनल्स को, उनके ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम में। आप सर्च करिए जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे पजल सर्च करा, यहाँ पे रेशियो सर्च करा, यहाँ पर मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सर्च करा, और फिर आपके पास जो ये ऑप्शंस आते हैं, इसमें स्क्रॉल करके फाइल्स पर आ जाइए। जब फाइल सेलेक्ट करेंगे तो उस टॉपिक की जो भी फाइल्स इन सारे ग्रुप्स में हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगी।
जैसे रेशियो सर्च करा तो मेरे पास शांतनु सर की 100 क्वेश्चंस की ये फाइल आ रही है। केजीएस बैंकिंग एग्जाम एक चैनल है एक सर का, तो मेरे पास उनकी ये पीडीएफ आ रही है। एक कोई अनिकेत ने बैंकिंग पीडीएफ डिस्कशन ग्रुप में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भेजे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए ये सौरभ सर की 1000 पजल की पीडीएफ है। एक कोई ये पीडीएफ है अर्पित सर की। इस तरह से आप जब मल्टीपल ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, मल्टीपल चैनल ज्वाइन कर लेंगे, तो उन एजुकेटर्स ने जो इतनी मेहनत से सवाल बनाए हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का सोर्स है। ऐसे ही अगर आप मेमोरी बेस्ड सर्च करेंगे तो अलग अलग एग्जाम्स के आपके पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। जो भी कोई पेपर है, कोई भी आपका पेपर क्यों ना चल रहा हो, आप ये मानकर चल रही है कि वो आरआरबी क्लर्क प्री से लेकर आरआरबी पीओ मेंस के बीच का लेवल रहेगा। आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस नहीं आएगा। बाकी सारे एग्जाम्स में आरआरबी क्लर्क से लेके आरआरबी पीओ मेंस तक का लेवल है। इन्हीं लेवल की आपको प्रैक्टिस करनी है, जो सवाल आपके सामने आ जाए। अब मान लीजिए ये रेशियो के 100 क्वेश्चन है शांतनु सर के, इसमें हर एग्जाम का लेवल कवर्ड है। आपको ये, अब आप इसकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये कौन से एग्जाम में आया था, आरआरबी क्लर्क का लेवल है। नहीं, मेरे एग्जाम में तो आरआरबी मेंस तक का लेवल आएगा, आरआरबी पीओ मेंस का मुझे नहीं करना। तो नहीं, ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो सवाल आपके सामने है प्रैक्टिस में आपके पास पीडीएफ में, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। अगर ये 31 पजल में कुछ पजल आरआरबी क्लर्क प्री के हैं, कुछ पजल आरआरबी क्लर्क मेंस के हैं, कुछ पजल एसबीआई क्लर्क मेंस के हैं, फिर आप बोलोगे यार पेपर तो आरआरबी क्लर्क मेंस जैसा आएगा, मैं एसबीआई क्लर्क मेंस वाला पजल छोड़ दूं। ऐसा नहीं करना। यही गलती है जो होती है, यही गलतियां नहीं करनी है। लेवल देख के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। लेवल देख के आप एग्जाम की तैयारी करोगे, आप हर ग्रुप में यही पूछते रह जाओगे क्या लेवल आता है, क्या लेवल आता है। यही गलती बच्चे मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप में कर रहे हैं। और हाँ, मैं आप ही लोगों को कह रहा हूं, आपको पता है मैं ये बात टेलीग्राम में किन बच्चों के लिए बोल रहा हूं। आप लोग मेरे से जब पूछते हो लेवल क्या आएगा, लेवल क्या आएगा, मैं हर बार आपको यही बोलता हूं कि जो सवाल आएगा आपको अटेम्प्ट करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल। आपको प्रैक्टिस इस तरह से करने की कोई भी लेवल है। कट ऑफ्स का आपको आइडिया है, कट ऑफ पिछली कितनी गई है, पिछला ट्रेंड आप लोगों को पता है, कट ऑफ्स कितनी जा रही है। उसी ट्रेंड के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। पेपर जितना इजी होगा कट ऑफ्स उतनी ज्यादा हो जाएगी, पेपर जितना टफ होगा कट ऑफ्स उतनी कम हो जाएगी। आई होप ये आप लोगों को हेल्प मिली होगी इस बात से।